हाँ जी, गुड मॉर्निंग। तो जीएसटी में आज हम करने वाले हैं प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर का रिवीजन। हमें जीएसटी में प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करना होता है गुड्स और सर्विसेज के लिए। तो गुड्स के लिए डिटरमाइन करने के लिए हम पढ़ेंगे सेक्शन 10 और सर्विसेज के लिए पढ़ेंगे हम सेक्शन 12। प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करने के बाद हमें नेचर ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करना होता है। उसके लिए हमें चाहिए लोकेशन ऑफ सप्लायर। लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई अगर दोनों सेम स्टेट या सेम यूनियन टेरिटरी में हैं तो वो कहलाएगा इंट्रा स्टेट सप्लाई, और अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई डिफरेंट स्टेट या डिफरेंट यूनियन टेरिटरी में है तो फिर वो कहलाएगा इंटर स्टेट सप्लाई। तो हमें नेचर ऑफ सप्लाई को डिटरमाइन करने के लिए लोकेशन ऑफ सप्लायर के साथ साथ प्लेस ऑफ सप्लाई चाहिए होता है। गुड्स के लिए डिटरमाइन करते हैं हम सेक्शन 10 में और सर्विसेज के लिए डिटरमाइन करते हैं सेक्शन 12 में। अब सबसे पहले हम गुड्स के लिए पढ़ते हैं सेक्शन 10। गुड्स के लिए आईजीएसटी एक्ट का, देखिए इस चैप्टर में सिर्फ आईजीएसटी एक्ट की बातें होंगी। सेक्शंस भी आईजीएसटी एक्ट के और रूल्स भी आईजीएसटी एक्ट के। तो सेक्शन 10 ऑफ आईजीएसटी एक्ट, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अदर देन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का हम डिटरमाइन नहीं करेंगे, वो सीए फाइनल के सिलेबस में है। तो सीए इंटरमीडिएट लेवल पर सिर्फ डोमेस्टिक केसेस में ही प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करने के लिए सेक्शन 10 है। अब बात करते हैं हम सेक्शन 10(1)(a) की। ऐसी सप्लाई जिसमें गुड्स का मूवमेंट इन्वॉल्व है, गुड्स का मूवमेंट होगा सप्लाई देने के लिए, तो उस सिचुएशन में प्लेस ऑफ सप्लाई मतलब पीओएस कैसे डिटरमाइन होगा। प्लेस ऑफ सप्लाई इस केस में माना जाएगा जहां पर रेसिपिएंट को डिलीवरी देने के लिए गुड्स का मूवमेंट टर्मिनेट हुआ है। जहां पर गुड्स का मूवमेंट टर्मिनेट हुआ है वो माना जाएगा आपका प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, ये 10(1)(a) है जहां पर सप्लाई रेसिपिएंट को देने के लिए गुड्स का मूवमेंट होता है। तो जहां पर मूवमेंट टर्मिनेट होगा उस प्लेस पर प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। अब हम बढ़ते हैं सेक्शन 10(1)(b). ये है बिल टू शिप टू मॉडल की बात। बिल टू शिप टू मॉडल होता क्या है हमको पहले समझना पड़ेगा। चलिए इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए मिस्टर राम है, उसने श्याम को ऑर्डर दिया कि आप उसे गुड्स की सप्लाई करें। राम नोएडा यूपी के हैं और श्याम अहमदाबाद गुजरात के हैं। ठीक है, तो राम ने श्याम को गुड्स की सप्लाई देने का ऑर्डर दिया। श्याम को ये गुड्स का मूवमेंट करना था राम के स्टेट मतलब यूपी नोएडा के लिए, लेकिन राम ने श्याम को इंस्ट्रक्शन दिया कि आप इस गुड्स का मूवमेंट जुबिन को करें। इस गुड्स का मूवमेंट आप जुबिन को करें जो कि जयपुर राजस्थान के हैं। ठीक है, राम ने श्याम को इंस्ट्रक्शन दिया कि आप इस गुड्स का मूवमेंट मुझे ना करें, मतलब ये गुड्स की सप्लाई, इस गुड्स की डिलीवरी मुझे ना दे, आप इस गुड्स को डिलीवर करें जयपुर राजस्थान के मिस्टर जुबिन को। ठीक है, तो श्याम ने राम के इंस्ट्रक्शन पर गुड्स का मूवमेंट किया जयपुर राजस्थान के लिए मिस्टर जुबिन को उस गुड्स की डिलीवरी देने के लिए। अब इस केस में ये सप्लाई के दो ट्रांजैक्शंस माने जाएंगे। देखिए इस केस में श्याम ने राम को सप्लाई दी है और राम ने मिस्टर जुबिन को सप्लाई दी है, ऐसा माना जाएगा। तो राम ने जो जुबिन को सप्लाई दी है वो तो आपका सेक्शन 10(1)(a) वाली सप्लाई मानी जाएगी, क्योंकि गुड्स का मूवमेंट हुआ है, सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स, तो सेक्शन 10(1)(a) लगेगा। और उस केस में गुड्स का मूवमेंट टर्मिनेट कहां हुआ है वो देखा जाता है, तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा जयपुर राजस्थान। रीजन वहीं पर ही गुड्स का मूवमेंट टर्मिनेट हुआ है। अब बात करते हैं जो सप्लाई का ट्रांजैक्शन श्याम टू राम हुआ है वो 10(1)(b) वाला माना जाएगा, मतलब सप्लाई का ट्रांजैक्शन नंबर 2 माना जाएगा और ये 10(1)(b) वाला माना जाएगा। मतलब यहां पर लगता है आपका बिल टू शिप टू मॉडल। राम ने इंस्ट्रक्शन देकर श्याम से गुड्स की डिलीवरी जुबिन जो कि राजस्थान जयपुर के हैं, राजस्थान जयपुर में गुड्स को डिलीवर कराया है। राम ने इस बात का इंस्ट्रक्शन दिया था श्याम को, लेकिन ये ट्रांजैक्शन जो है माना जाएगा कि श्याम ने राम को सप्लाई दी है
और ये सप्लाई कौन सी वाली है, 10(1)(b) वाली है, मतलब यहां पर लग रहा है आपके बिल टू शिप टू मॉडल। अब इस केस में क्योंकि गुड्स का मूवमेंट शाम टू जुबिन हुआ है, गुड्स का मूवमेंट तो शाम टू जुबिन हुआ है, तो जो ट्रांसपोर्ट में गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी से बिल्टी बनेगी, बिल्टी जो कंसाइनमेंट नोट बनेगा, उस पर पहले बिल शाम जो बनाएगा वो राम के नाम का बनाएगा और बिल्टी पे भी राम का नाम ही लिखा जाएगा। लेकिन उस बिल्टी पर फिर बाद में एंडोर्समेंट होगा कि ये गुड्स रवाना हो रहा है जुबिन को, बिल्टी पर एंडोर्समेंट होगा। ठीक है, तो इस केस में जो ट्रांजैक्शन शाम टू राम हुआ है वो वहां पर लग रहा है आपके बिल टू शिप टू मॉडल, और वहां लगेगा आपका सेक्शन 10(1)(b। उस केस में राम को थर्ड पर्सन कहा जाएगा। राम को थर्ड पर्सन क्यों कहा जाएगा, क्योंकि गुड्स का मूवमेंट शाम टू जुबिन हुआ है, इसलिए राम को थर्ड पर्सन कहा जाएगा। और जो सप्लाई शाम टू राम हुई है उसका प्लेस ऑफ सप्लाई एज पर सेक्शन 10(1)(b) डिटरमाइन होगा। और 10(1)(b) में क्या दे रखा है, 10(1)(b) में दे रखा है कि प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ सच थर्ड पर्सन, मतलब थर्ड पर्सन इस केस में राम है, तो राम का प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा, जहां पर बिल टू शिप टू मॉडल लग रहा है। तो इस केस में यहां पर इस ट्रांजैक्शन के लिए जो शाम टू राम हुआ है सप्लाई का ट्रांजैक्शन, वहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, जो कि थर्ड पर्सन का प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है, वो माना जाएगा इस केस में POS। तो थर्ड पर्सन इस केस में राम है, तो राम का प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है नोएडा यूपी। तो जो सप्लाई शाम टू राम हुई है उस ट्रांजैक्शन का POS हो जाएगा नोएडा यूपी। ठीक है, तो बिल टू शिप टू मॉडल इस तरीके से काम करता है। अब इसी से रिलेटेड एक बात और समझते हैं। हमने बात की कि गुड्स का मूवमेंट कहां से कहां तक हुआ, शाम टू जुबिन तक हुआ। ठीक है, लेकिन इसे सप्लाई के दो ट्रांजैक्शन माने जाएंगे। गुड्स का मूवमेंट तो भले एक ही हुआ, कहां से शाम टू जुबिन गुड्स का मूवमेंट एक बार ही हुआ, लेकिन ये सप्लाई के दो ट्रांजैक्शन माने गए तो दो इनवॉइस जनरेट हुए। पहला इनवॉइस जनरेट हुआ शाम टू राम और फिर दूसरा इनवॉइस जनरेट हुआ राम टू जुबिन। अब इस केस में जो इनवॉइस नंबर 1 है उसकी आईटीसी का रेसिपिएंट राम है, उस इनवॉइस का रेसिपिएंट राम है, तो उस इनवॉइस के अंदर जो टैक्स लगा है उसकी आईटीसी राम को मिल जाएगी। यस, मिल जाएगी। और जो इनवॉइस राम ने जुबिन को इशू किया है, जुबिन रजिस्टर्ड है जीएसटी में, तो उसकी आईटीसी जुबिन को मिल जाएगी। अब ये जो बिल टू शिप टू मॉडल है हमने यहाँ प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर में डिस्कस किया, इसके बाद हम आईटीसी चैप्टर में भी इससे रिलेटेड ये बात आनी थी, इसलिए हमने यही समझ ली आईटीसी से रिलेटेड बात। और ये बिल टू शिप टू मॉडल आईटीसी चैप्टर के बाद एक और चैप्टर में आएगा, कौन सा, ई-वे बिल। अब आगे बात करते हैं सप्लाई का ऐसा ट्रांजैक्शन जहां पर गुड्स का मूवमेंट होता ही नहीं है, वहां पर लगेगा सेक्शन 10(1)(c। गुड्स का मूवमेंट कैसे नहीं होता है, वैसे इन जनरल सप्लाई का ट्रांजैक्शन कंप्लीट करने के लिए गुड्स का मूवमेंट होना जरूरी है, लेकिन कुछ केसेस में गुड्स का मूवमेंट नहीं होता है तो भी सप्लाई का ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाता है। फॉर एग्जांपल, मैं मशीन का सप्लायर हूं, मैं मशीन बेचता भी हूं और रेंट पर भी देता हूं। मेरे पास एक कस्टमर आया, उन्होंने मुझे बोला कि आप मुझे ये मशीन रेंट पर दो। मैंने उसे वो मशीन रेंट पर दे दी, वो मशीन लेकर चला गया। ठीक है, कुछ टाइम बाद उसने बोला ये मशीन मुझे पसंद आ गई है, ये मशीन मैं आपसे परचेस करना चाहता हूं। ठीक है, तो इस केस में पहले मैं उसे रेंटिंग सर्विस दे रहा था, लेकिन अब चूंकि वो मुझसे ये मशीन परचेस करना चाहता है तो ये हो जाएगा इस केस में सप्लाई ऑफ गुड्स का ट्रांजैक्शन। इस केस में मुझे वो मशीन दोबारा उसके प्रीमाइजेस पर नहीं भेजनी पड़ेगी, कारण ये मशीनरी तो उसके ही प्रीमाइजेस पर ऑलरेडी पड़ी है। तो इस केस में सप्लाई ऑफ गुड्स वाला ट्रांजैक्शन कंप्लीट करने के लिए मुझे गुड्स का मूवमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो इन केसेस में प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन होगा ये समझते हैं। इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई होगा लोकेशन ऑफ सच गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी टू रेसिपिएंट, मतलब डिलीवरी को रेसिपिएंट को डिलीवरी देने के लिए ऑलरेडी जहां पर गुड्स पड़ा है, ये गुड्स तो ऑलरेडी रेसिपिएंट के पास पड़ा है, तो इस केस में रेसिपिएंट का लोकेशन हो जाएगा आपका प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 10(1)(CA। ये 10(1)(CA आपका ऑनलाइन मनी गेमिंग के केस में भी एप्लीकेबल होता है।
ठीक है, तो 10(1)(c)(a) ध्यान से पढ़ें। ओवर द काउंटर सेल्स की जा रही है, ओवर द काउंटर सेल्स की जा रही है जहां पर रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है, रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है, ओवर द काउंटर सेल की जा रही है और रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है। उस केस में अगर उस अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट का एड्रेस इनवॉइस पर रिकॉर्ड किया जा रहा है, अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट का एड्रेस इनवॉइस पर रिकॉर्ड किया जा रहा है, तो उस केस में आपका प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा उस अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट का वो एड्रेस जो इनवॉइस पर रिकॉर्ड किया जा रहा है। लेकिन अगर उस अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट का एड्रेस इनवॉइस पर रिकॉर्ड नहीं किया गया है, तो उस केस में लोकेशन ऑफ सप्लायर को माना जाएगा आपका प्लेस ऑफ सप्लाई। तो इस केस में लोकेशन ऑफ सप्लायर, जिसको हम शॉर्ट में LOS बोलेंगे, वो हो जाएगा आपका POS, प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या समझा, अगर अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट का एड्रेस इनवॉइस पर रिकॉर्ड हो रहा है तो फिर इस केस में लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट हो जाता है आपका प्लेस ऑफ सप्लाई। लेकिन अगर अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट का एड्रेस इनवॉइस पर रिकॉर्ड नहीं हो रहा है तो उस केस में POS हो जाएगा LOS, लोकेशन ऑफ सप्लायर। ठीक है, इन जनरल LOR, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, लेकिन अगर एड्रेस रिकॉर्ड नहीं किया जा रहा है इनवॉइस पर तो उस केस में LOS। अब ये जो सेक्शन में बोला गया कि रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है, उसका एड्रेस इनवॉइस पर रिकॉर्ड होना चाहिए, तो क्या रेसिपिएंट का कंप्लीट एड्रेस उस इनवॉइस पर रिकॉर्ड होना चाहिए? तो इस सेक्शन में क्लैरिफिकेशन दिया गया है एक कि रेसिपिएंट का कंप्लीट एड्रेस इनवॉइस पर रिकॉर्ड होने की कोई जरूरत नहीं है। रेसिपिएंट के अगर स्टेट का नेम भी मेंशन कर दिया जाए तो सफिशिएंट कंप्लायंस माना जाएगा। ठीक है, अब ये सेक्शन कहां एप्लीकेबल होती है, किन केसेस में एप्लीकेबल होती है, ये समझते हैं। फॉर एग्जांपल, एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है, जैसे कोई माइग्रेंट वर्कर या टूरिस्ट वगैरह, वो गुड्स परचेस करते हैं ओवर द काउंटर इन वन स्टेट, एक स्टेट में वो काउंटर पर खड़े होकर गुड्स परचेस करते हैं, बाद में ट्रांसपोर्ट करके उस गुड्स को अनदर स्टेट में लेकर आते हैं। तो अनदर स्टेट इन जनरल कौन सा होता है, जहां पर वो रेसाइड करते हैं, रहते हैं। ठीक है, दूसरे स्टेट घूमने गए थे, वहां से गुड्स परचेस करके लेकर आ गए अपने स्टेट में जहां पर वो रहते हैं। इन केसेस में ये सेक्शन 10(1)(c)(a) एप्लीकेबल होगा। रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है और ओवर द काउंटर सेल हुई है। अब एक केस में, एक और सिचुएशन में ये सेक्शन 10(1)(c)(a) लग जाता है, वो समझते हैं। कई बार क्या होता है, ऑटोमोबाइल सेक्टर होता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे सपोज कार परचेस करनी है, तो मुझे पता पड़ा मैं राजस्थान का हूं, तो यहां इस स्टेट में कार के रजिस्ट्रेशन चार्जेस ज्यादा लगेंगे, तो मैं हरियाणा गया और वहां पर मुझे पता पड़ा हरियाणा से अगर मैं ये कार परचेस करूं तो रजिस्ट्रेशन के चार्जेस, RTO के चार्जेस कम लगेंगे। तो मैं जोधपुर राजस्थान से ये कार परचेस करने के लिए हरियाणा गया, वहां से मैंने कार परचेस की और वहां पर मैं अनरजिस्टर्ड हूं GST में, मैंने ये कार परचेस की हरियाणा में और इस कार को मैं जोधपुर राजस्थान लेकर आया। तो इस केस में उस कार की सप्लाई का प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? तो रेजिडेंट ऑफ वन स्टेट कार परचेस करने के लिए, व्हीकल परचेस करने के लिए दूसरे स्टेट में गए, और क्यों ऐसा उन्होंने क्यों किया? क्योंकि दूसरे स्टेट में लोअर रजिस्ट्रेशन चार्जेस है, रोड टैक्स कम लग रहा है। तो उस सिचुएशन में वो इस व्हीकल को परचेस करके अपने स्टेट में लेकर आए, तो इस केस में भी यही सेक्शन 10(1)(c)(a) लगेगा। और ये सेक्शन क्या बोलता है कि रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है और ओवर द काउंटर सेल हुई है, अगर इस अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट का एड्रेस इनवॉइस पर रिकॉर्ड है तो फिर उस केस में इस रेसिपिएंट का लोकेशन, उसका एड्रेस LOR, और अगर अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट का एड्रेस इनवॉइस पर रिकॉर्ड नहीं हुआ है तो इस केस में LOS, मतलब लोकेशन ऑफ सप्लायर हो जाएगा आपका POS, प्लेस ऑफ सप्लाई। अब बात करते हैं हम सेक्शन 10(1)(d) की। सेक्शन 10(1)(d) में क्या दे रखा है? कई बार कस्टमर बोलता है कि ये गुड्स की सप्लाई करो, और गुड्स का नेचर ऐसा है कि हम वो गुड्स एक साथ सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, हम उस गुड्स के पार्ट्स और कंपोनेंट्स लेकर अपने कस्टमर के प्रीमाइसेस पर जाते हैं और कस्टमर के प्रीमाइसेस पर हम उसको गुड्स असेंबल करके देते हैं या इंस्टॉल करके देते हैं। दो बातें, गुड्स अगर असेंबल करके देना है या इंस्टॉल करके देना है। जैसे मान लीजिए मैं मशीन का सप्लायर हूं और कस्टमर ने बोला ये मशीन की सप्लाई करो और ये मशीन आप मेरे प्रीमाइसेस पर आकर मुझे इंस्टॉल करके दो,
तो उस केस में ये सेक्शन 10(1)(d) लग जाएगा। तो जहां पर गुड्स असेंबल होना है या कस्टमर के साइट पर इंस्टॉल होना है, तो उस केस में पीओएस क्या होगा? उस केस में पीओएस होगा जहां पर वो गुड्स असेंबल हुआ है और इंस्टॉल हुआ है, वो माना जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। फिर नेक्स्ट सेक्शन है 10(1)(e). 10(1)(e) क्या? वेयर द गुड्स आर सप्लाइड ऑन बोर्ड ए कन्वेंस। कन्वेंस के ऊपर कन्वेंस जैसे वेसल, एयरक्राफ्ट, ट्रेन या मोटर व्हीकल। ठीक है, फॉर एग्जांपल ट्रेन में किसी वेंडर ने गुड्स की सप्लाई की है, तो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? जहां पर वो वेंडर उस कन्वेंस पर चढ़ा था गुड्स लेकर, जब वो वेंडर उस कन्वेंस पर चढ़ा था, वो माना जाएगा आपका प्लेस ऑफ सप्लाई। जिस स्टेशन पर उस वेंडर ने गुड्स को बेचा, वो नहीं माना जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। जहां से वेंडर उस कन्वेंस पर चढ़ा था गुड्स लेकर, वो माना जाएगा आपका प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप ट्रेन में बैठे हैं, ट्रेन चल रही है, एक वेंडर आपके पास आया, आप उससे कुरकुरे परचेस कर रहे हो, तो उन कुरकुरे का प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? जहां से वो वेंडर वो कुरकुरे लेकर ट्रेन में चढ़ा था, वो माना जाएगा आपका प्लेस ऑफ सप्लाई। चलिए अब समझते हैं हम सर्विसेज के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई। लेकिन सर्विसेज के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई हमने पहले भी बात की कि सर्विसेज के केस में लगेगा सेक्शन 12। सेक्शन 12 को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज। ये बात हम सिर्फ सर्विसेज के कनेक्शन में देख रहे हैं, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, जिसको हम शॉर्ट में बोलेंगे LOR, और हम फिर बाद में समझेंगे लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विसेज, जिसको हम बोलेंगे LOS। तो हमें समझना है LOR और LOS। LOR किसको बोलेंगे डिटेल में समझते हैं। सेक्शन 2 क्लॉज 17 में डेफिनेशन दे रखी है, और ये IGST एक्ट का सेक्शन है। इस पूरे चैप्टर में हमने पहले भी बात की, सिर्फ IGST एक्ट के सेक्शन और IGST रूल्स हम पढ़ेंगे। तो LOR क्या होता है? रेसिपिएंट को सप्लाई रिसीव हुई अपने प्लेस ऑफ बिजनेस पर, तो उस प्लेस ऑफ बिजनेस का रेसिपिएंट ने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, तो उस सिचुएशन में LOR क्या होगा? उसका वो रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो LOR क्या माना जाएगा? अगर रेसिपिएंट सप्लाई रिसीव कर रहा है अपने रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस पर, तो LOR क्या माना जाएगा? उसका रेसिपिएंट का वो रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस। लेकिन अगर उसका कोई प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, तो उस केस में उसका कोई तो फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट होगा, तो वो फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट माना जाएगा LOR, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। फिर अगर उसके एक से ज्यादा एस्टेब्लिशमेंट हैं, प्लेस ऑफ बिजनेस या फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट एक से ज्यादा हैं, तो उन केसेस में वो एस्टेब्लिशमेंट हम देखेंगे, चाहे वो प्लेस ऑफ बिजनेस हो, चाहे वो फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट हो, लेकिन हम वो एस्टेब्लिशमेंट की लोकेशन देखेंगे जो सप्लाई रिसीव करने से ज्यादा डायरेक्टली कंसर्न है। मतलब सप्लाई रिसीव करने के लिए जो मोस्ट डायरेक्टली कंसर्न्ड प्लेस ऑफ बिजनेस है, फिर चाहे वो प्लेस ऑफ बिजनेस हो, चाहे वो फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट हो, वो मोस्ट कंसर्न्ड प्लेस माना जाएगा रेसिपिएंट का लोकेशन। और अगर ये सब अवेलेबल है ही नहीं, इनमें से कुछ अवेलेबल नहीं है इंफॉर्मेशन, तो उस केस में रेसिपिएंट के रेजिडेंस को मान लेंगे हम लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। ठीक है, इसी पैटर्न पर हम LOS देखेंगे, मतलब लोकेशन ऑफ सप्लायर। सप्लायर अगर अपने रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस से सप्लाई दे रहा है, तो उस केस में उस प्लेस ऑफ बिजनेस को माना जाएगा LOS, सप्लायर की लोकेशन, मतलब लोकेशन ऑफ सप्लायर। लेकिन अगर सप्लायर अपने बिजनेस प्लेस से सप्लाई नहीं दे रहा है, तो उसका और कोई फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट है क्या? तो वो फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट LOS मान लिया जाएगा। अगर उसके मोर देन वन एस्टेब्लिशमेंट हैं, चाहे प्लेस ऑफ बिजनेस एक से ज्यादा है या फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट एक से ज्यादा है, बट उसके मोर देन वन एस्टेब्लिशमेंट है, तो उस सप्लाई के कनेक्शन में उसका जो प्लेस मोस्ट डायरेक्टली कंसर्न्ड प्लेस ऑफ बिजनेस है, जहां से वो सप्लाई दे रहा है, तो वो मान लिया जाएगा उसका लोकेशन ऑफ सप्लायर LOS। ठीक है, और अगर ये सब इंफॉर्मेशन अवेलेबल है ही नहीं, तो फिर सप्लायर के रेजिडेंस को माना जाएगा LOS। ठीक है, अब एक छोटी सी बात और समझ लेते हैं जो आगे हमें काम आएगी, B2B सप्लाई और B2C सप्लाई। ठीक है,
B2B का मतलब बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन और B2C का मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर ट्रांजेक्शन। देखिए B2B सप्लाई में क्या होता है, जो रेसिपिएंट होता है वो भी रजिस्टर्ड सप्लायर होता है और उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल होती है। B2B सप्लाई में रेसिपिएंट रजिस्टर्ड होता है और वो आईटीसी क्लेम करता है, लेकिन B2C सप्लाई में जो रेसिपिएंट होता है वो अनरजिस्टर्ड होता है और उसको आईटीसी क्लेम नहीं करनी है। तो ये डिफरेंस था B2B और B2C सप्लाई का। आगे चलकर ये दोनों बातें हमको काम आएंगी, B2B B2C क्या होता है इसलिए समझना जरूरी था। अब बात करते हैं, हम शुरू करते हैं सर्विसेज के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करना। हमने पहले भी बात की थी कि सर्विसेज के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करना पड़ता है हमको आईजीएसटी एक्ट के सेक्शन 12 में। तो सेक्शन 12 पढ़ते हैं हम। पहले स्पेसिफाइड सर्विसेज के लिए पढ़ेंगे और उसके बाद जनरल सर्विसेज के लिए, जनरल सर्विसेज के लिए, ठीक है। चलिए पहले जनरल सर्विसेज के लिए पहले पढ़ लेते हैं, बाद में स्पेसिफाइड सर्विसेज के लिए पढ़ेंगे। सेक्शन 12(1) B2B सप्लाई का ट्रांजेक्शन है और सर्विस जनरल है, स्पेसिफाइड सर्विस नहीं है, ठीक है। तो उस केस में उस रजिस्टर्ड रेसिपिएंट की लोकेशन, तो इसको हम बोल सकते हैं LOR। LOR मतलब रेसिपिएंट का लोकेशन हो जाएगा इस केस में POS, प्लेस ऑफ सप्लाई। लेकिन अगर B2C सप्लाई है वहां पर लगेगा सेक्शन 12 का सबसेक्शन 2। अब उस केस में हमको दो बातें देखनी पड़ती है, क्या सप्लायर के रिकॉर्ड में रेसिपिएंट का एड्रेस अवेलेबल है क्या। अगर अवेलेबल है तो उस केस में लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट LOR ही हो जाता है हमारा POS, प्लेस ऑफ सप्लाई। लेकिन अगर रेसिपिएंट का एड्रेस अवेलेबल नहीं है रिकॉर्ड पर तो उस केस में सप्लायर के लोकेशन को माना जाएगा आपका POS। तो इस केस में LOS मतलब लोकेशन ऑफ सप्लायर, इसको माना जाएगा POS। तो कुल मिलाकर कहानी इतनी है कि अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो उस केस में LOR या उसका एड्रेस अवेलेबल है, लेकिन सप्लाई का ट्रांजेक्शन B2C है तो भी रेसिपिएंट का लोकेशन ही होगा आपका POS। लेकिन अदर केसेस में लोकेशन ऑफ सप्लायर LOS को माना जाएगा आपका POS, प्लेस ऑफ सप्लाई। अब ये तो हमने जनरल सर्विसेज के लिए पढ़ा। एक बात अभी बता दूं कि सीए की सर्विसेज इन अदर सर्विसेज में कवर्ड होंगी, कारण वो ऊपर स्पेसिफाइड सर्विसेज में कवर नहीं की गई है। इसलिए सीए की सर्विस डिटरमाइन इसके हिसाब से होगी कि सीए की सर्विस का प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन होगा। चलिए अब स्पेसिफाइड सर्विसेज की बात करते हैं। स्पेसिफाइड सर्विसेज के लिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं सेक्शन 12 का सबसेक्शन 3। इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड सर्विसेज हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन की सर्विस या रियल एस्टेट एजेंट की सर्विस या इंजीनियर की सर्विस या आर्किटेक्ट और सर्वे की सर्विस, ठीक है। सर्वे करवाना पड़ता है तो वो सर्विस इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड सर्विसेज है। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड सर्विसेज की सप्लाई हो रही है तो उनका प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करना होता है एज पर सेक्शन 12 सबसेक्शन 3। अब बात करते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन करें। प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन कैसे होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, जहां पर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड है या लोकेटेड होनी है, जहां ऑलरेडी लोकेटेड है और इंटेंडेड टू बी लोकेटेड, वो माना जाएगा आपका प्लेस ऑफ सप्लाई। अब ये जो बात है एक केस में और लगेगी, मतलब सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 एक केस में और लगता है। वो कौन सा केस है, अगर होटल अकोमोडेशन की सर्विस है या बोट और वेसल पर अकोमोडेशन की सर्विस दी गई है तो उस केस में भी सेक्शन 12 का सबसेक्शन 3 लगेगा और जहां पर वो बोट लोकेटेड है या वेसल लोकेटेड है वो माना जाएगा आपका प्लेस ऑफ सप्लाई। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड सर्विसेज या अकोमोडेशन, होटल अकोमोडेशन सर्विसेज के केस में जहां पर वो होटल या इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड है या कोई बिल्डिंग अभी बनी नहीं है और आर्किटेक्ट सर्विस दे रहा है तो जहां पर वो बिल्डिंग बननी है वो माना जाएगा आपका प्लेस ऑफ सप्लाई। लेकिन अगर लोकेशन आउटसाइड इंडिया है, सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों इंडिया के हैं लेकिन उस इमूवेबल प्रॉपर्टी की लोकेशन आउटसाइड इंडिया है तो उस केस में रेसिपिएंट का इंडियन लोकेशन माना जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। रेसिपिएंट के इंडियन लोकेशन को माना जाएगा इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई, अगर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया लोकेटेड है तो। अब बात करते हैं हम, अगर ये इमूवेबल प्रॉपर्टी या बोट वेसल मोर देन वन स्टेट में लोकेटेड है,
मोर देन वन स्टेट में लोकेटेड है तो एक से ज्यादा स्टेट में प्लेस ऑफ सप्लाई होगा, क्योंकि ये इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड सर्विस मोर देन वन स्टेट में दी जा रही है। तो उस सिचुएशन में प्लेस ऑफ सप्लाई मोर देन वन स्टेट में मल्टीपल स्टेट्स में फॉल करेगा, तो फिर उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा। अब यहां पर गवर्नमेंट कह रही है कि आईजीएसटी एक्ट का, आईजीएसटी रूल्स का रूल 4 एप्लीकेबल होगा और हम हर स्टेट में प्रोपोर्शनेट वैल्यू अलोकेट करेंगे। सर्विस मल्टीपल स्टेट्स के लिए दी जा रही है और अमाउंट वैल्यू इकट्ठा चार्ज किया जा रहा है, तो वो वैल्यू जो इकट्ठी चार्ज की जा रही है उनको उन मल्टीपल स्टेट्स में अलोकेट करना पड़ेगा और वो अलोकेशन एज पर रूल 4 ऑफ आईजीएसटी रूल्स के हिसाब से होगा। तो ये रूल क्या है, रूल 4 ऑफ आईजीएसटी रूल्स, डिटेल में समझते हैं। अभी हमने बात की कि अगर अकोमोडेशन की सर्विस ली जा रही है, होटल, गेस्ट हाउस वगैरह में, या इससे रिलेटेड एंसिलरी सर्विसेज ली जा रही हैं, तो उस केस में फॉर एग्जांपल आपने होटल की बुकिंग करवाई, आप बड़े होटल्स में ठहरते हैं, आप एक बिजनेसमैन हैं, बड़े होटल्स में ठहरते हैं, फॉर एग्जांपल ताज और ओबेरॉय ग्रुप के होटल्स में ठहरते हैं और इनके होटल्स हर स्टेट में हैं। फॉर एग्जांपल आपने बुकिंग करवाई राजस्थान में ताज होटल और दिल्ली में ताज होटल के लिए, ठीक है, और आपने कंसोलिडेटेड अमाउंट पे किया दोनों होटल्स की बुकिंग के लिए, राजस्थान वाले ताज होटल की बुकिंग के लिए भी और दिल्ली वाले ताज होटल की बुकिंग के लिए भी, ठीक है। तो उस केस में आपसे एक इकट्ठा अमाउंट कंसोलिडेटेड वैल्यू चार्ज की गई, तो इसको दोनों स्टेट्स में अलोकेट करना पड़ेगा। अब इस केस में नाइट्स को बेस मानकर अलोकेशन होगा, नंबर ऑफ नाइट्स स्टेड इन सच प्रॉपर्टी। आप राजस्थान वाले ताज होटल में कितने नाइट्स रहे और दिल्ली वाले ताज होटल में कितने नाइट्स रहे। फॉर एग्जांपल दिल्ली वाले ताज होटल में आप 3 रातें रुके और राजस्थान वाले ताज होटल में आप 2 रातें रुके, तो और कंसोलिडेटेड अमाउंट चार्ज किया गया, इसको 3:2 के रेशियो में अलोकेट कर दिया जाएगा राजस्थान और दिल्ली में, और उतने प्रोपोर्शन के लिए वो रेस्पेक्टिव स्टेट्स माने जाएंगे प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है। अब एक और सिचुएशन समझते हैं, ऑल अदर सर्विसेज प्रोवाइडेड इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे कोई मैरिज ऑर्गेनाइज करने से रिलेटेड या रिसेप्शन को ऑर्गेनाइज करने से रिलेटेड इमूवेबल प्रॉपर्टी पर कोई सर्विस दी गई, या होटल अकोमोडेशन की सर्विस दी गई, गेस्ट हाउस से रिलेटेड इमूवेबल प्रॉपर्टी है गेस्ट हाउस भी, तो उससे रिलेटेड सर्विस दी गई और वो प्रॉपर्टी सिंगल है। अब बहुत एक इंटरेस्टिंग केस समझना, प्रॉपर्टी सिंगल है लेकिन वो लोकेटेड है इन 2 और मोर कॉन्टिजियस स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी। फॉर एग्जांपल एक होटल है जिसका कुछ पार्ट दिल्ली में आता है और कुछ पार्ट आगरा में आता है, ठीक है। होटल बिल्डिंग एक ही है, उसका कुछ पोर्शन दिल्ली में फॉल करता है और कुछ पोर्शन आगरा में फॉल करता है। होटल बिल्डिंग एक ही है, ठीक है। अब उस केस में अलोकेशन कैसे होगा, ये होटल बिल्डिंग एक ही है, इसका इकट्ठा किराया अकोमोडेशन सर्विस का चार्ज किया गया, कंसोलिडेटेड अमाउंट चार्ज किया गया। हमें ये वैल्यू 2 स्टेट्स में अपोर्शन करनी है, दिल्ली में और आगरा का यूपी में, तो दोनों स्टेट्स में हमको कंसोलिडेटेड अमाउंट को अलोकेट करना है। तो किस बेसिस पर हम अलोकेशन करेंगे, तो गवर्नमेंट का कहना है आपको कितना एरिया इस एक होटल बिल्डिंग का दिल्ली में फॉल करता है और कितना एरिया आगरा में फॉल करता है, एरिया वाइज आपको वो कंसोलिडेटेड वैल्यू दोनों स्टेट्स में अलोकेट करनी पड़ेगी और उतनी वैल्यू के लिए वो रेस्पेक्टिव स्टेट्स प्लेस ऑफ सप्लाई माने जाएंगे। अब बात करते हैं इससे रिलेटेड और भी कोई सर्विसेज है तो इसी तरीके से एरिया वाइज अलोकेशन होगा। अब बात करते हैं लॉजिंग अकोमोडेशन की सर्विस दी गई बाय हाउस बोट और वेसल, जैसे क्रूज पर आपको सर्विस दी गई लॉजिंग की सर्विस। तो उस सिचुएशन में वो जो क्रूज है, वेसल है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं, ठीक है, पानी के अंदर ही वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हैं। तो उस केस में आपसे कंसोलिडेटेड अमाउंट चार्ज किया गया, तो आपको वो कंसोलिडेटेड अमाउंट मल्टीपल स्टेट्स में अलोकेट अगर करना पड़ेगा, कारण वो क्रूज और वेसल एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गया है, कंसोलिडेटेड अमाउंट आपसे चार्ज किया गया है, तो वो कंसोलिडेटेड अमाउंट आपको उन 2 स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, अलोकेट करना पड़ेगा। तो
टाइम स्पेंट, वो बोट और वेसल ने कितना टाइम एक पर्टिकुलर स्टेट में स्पेंड किया और दूसरे स्टेट में कितना टाइम स्पेंड किया, टाइम के रेशियो में अलोकेशन हो जाएगा। और कितना टाइम एक स्टेट में रहा और कितना टाइम दूसरे स्टेट में रहा, ये कौन बताएगा? इसके लिए सर्विस प्रोवाइडर को डिक्लेरेशन फाइल करना पड़ेगा कि किस स्टेट में ये वेसल या क्रूज या बोट कितना टाइम रुकी, कितना टाइम स्पेंड किया एक स्टेट में, कितना टाइम दूसरे स्टेट में स्पेंड किया, कि एलोकेशन ये कौन बताएगा? इस बात का डिक्लेरेशन सर्विस प्रोवाइडर को फाइल करना पड़ेगा। तो टाइम के रेशियो में एलोकेशन हो जाएगा, कितना टाइम एक स्टेट में वो वेसल रही, कितना टाइम वो बोट वेसल दूसरे स्टेट में रही। इस तरीके से हमने देखा रूल 4 एप्लीकेबल होता है कहां पर? इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड सर्विस अगर मल्टीपल स्टेट्स में दी गई है तो सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 रीड विथ रूल 4 एप्लीकेबल होता है और प्लेस ऑफ सर्विस, प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन किया जाता है। अब बात करते हैं हम सेक्शन 12(4) की। सेक्शन 12(4) की रेस्टोरेंट सर्विस और कैटरिंग सर्विस। रेस्टोरेंट सर्विस, कैटरिंग सर्विस, पर्सनल ग्रूमिंग, फिटनेस, ब्यूटी ट्रीटमेंट एंड हेल्थ सर्विसेज। देखिए ये जो सेक्शन 12 सबसेक्शन 4 है काफी सारी सर्विसेज पर लग रहा है। रेस्टोरेंट सर्विस, कैटरिंग सर्विस, पर्सनल ग्रूमिंग, फिटनेस जैसे जिम वगैरह की सर्विस और ब्यूटी ट्रीटमेंट और हेल्थ सर्विस, इसके कनेक्शन में प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन होता है एज पर सेक्शन 12 सबसेक्शन 4। कैसे डिटरमाइन होगा प्लेस ऑफ सप्लाई? यहां इसको हम बोलते हैं एक तरीके से परफॉर्मेंस रूल। जहां पर वो सर्विस परफॉर्म हुई है वो माना जाएगा आपका प्लेस ऑफ सप्लाई, पीओएस। तो लोकेशन जहां पर वो सर्विस परफॉर्म हुई है। जैसे एक ब्यूटी पार्लर ने जो कि दिल्ली का है, एक फिल्म एक्ट्रेस को सर्विस दी और उस फिल्म की शूटिंग हो रही है बेंगलोर में, तो मेकअप आर्टिस्ट, ब्यूटी पार्लर वगैरह ने सर्विस दी है बेंगलोर में, तो वो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? बेंगलोर माना जाएगा। चलिए अब बात करते हैं सेक्शन, अब बात करते हैं, एक मिनट, अभी मैं सेक्शन 12(5) को पेंडिंग रखता हूं। पहले हम डिस्कस करते हैं या चलिए डिस्कस कर ही लेते हैं अभी सीक्वेंस में। सेक्शन 12(5) परफॉर्मेंस और ट्रेनिंग अप्रेजल। ट्रेनिंग और परफॉर्मेंस अप्रेजल मतलब एक तरीके से ट्रेनिंग सर्विस दी गई, तो उसका पीओएस कैसे डिटरमाइन होगा? देखिए यहां पर हम देखेंगे कि वो सप्लाई का ट्रांजैक्शन क्या B2B है या B2C है। अगर B2B है तो वहां पर रेसिपिएंट का जो रजिस्टर्ड लोकेशन है, रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है, तो उसका जो रजिस्टर्ड रेसिपिएंट का लोकेशन है, इसको हम बोले एक तरीके से LOR, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, वो हो जाएगा आपका पीओएस। लेकिन अगर ये सप्लाई का ट्रांजैक्शन B2C है जहां पर रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है, तो उस केस में यहां पर परफॉर्मेंस रूल लग जाएगा। जहां पर वो सर्विस एक्चुअली परफॉर्म हुई है वो माना जाएगा आपका प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, पीओएस वो माना जाएगा जहां पर वो सर्विस एक्चुअली परफॉर्म हुई है अगर B2C ट्रांजैक्शन है तो। अब बात करते हैं सेक्शन 12(6) की, एडमिशन टू इवेंट। एडमिशन टू इवेंट, मान लीजिए कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो रहा है, कोई इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है जिसकी एंट्री टिकट बेची जा रही है, तो ये सर्विस दी जा रही है एडमिशन टू इवेंट की, और एंट्री टिकट बेचा जा रहा है या किसी एम्यूजमेंट पार्क में एंट्री के लिए एडमिशन टिकट परचेस करना पड़ रहा है, तो इस सर्विस का प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन होगा? जहां पर वो इवेंट हो रहा है वो माना जाएगा आपका प्लेस ऑफ सप्लाई, या जहां पर वो एम्यूजमेंट पार्क लोकेटेड है वो माना जाएगा आपका प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो अगर एडमिशन टू एन इवेंट और एम्यूजमेंट पार्क में एडमिशन की सर्विस दी जा रही है, तो जहां पर वो इवेंट हो रहा है या जहां पर वो एम्यूजमेंट पार्क लोकेटेड है वो माना जाएगा आपका पीओएस। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन 12(7) की, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन इवेंट। मतलब कोई इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है। देखिए कई स्टूडेंट इस बात में कंफ्यूज हो जाते हैं, सर यहाँ पे भी इवेंट लिखा है, यहाँ पे भी इवेंट लिखा है। अरे दोनों सर्विसेज अलग है। कैसे अलग है? देखो इसमें तो आप पब्लिक है, वो उस इवेंट में एंट्री के लिए एडमिशन फीस चुका रहे हैं, ठीक है, ये पब्लिक पे लगेगा। लेकिन सेक्शन 12(7) उस इवेंट मैनेजमेंट कंपनी की सर्विस पे लगेगा। दोनों बातें अलग हैं। तो जो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है उस इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रही है, या स्पॉन्सरशिप सर्विस, ध्यान रखना ये भी स्टूडेंट भूल जाते हैं कि इस पर स्पॉन्सरशिप सर्विस पे भी
सेक्शन 12(7) लगता है। अब इस केस में हम देखेंगे अगर वो ट्रांजैक्शन B2B है तो LOR, तो LOR उस रजिस्टर्ड रेसिपिएंट का लोकेशन, LOR हो जाएगा आपका POS। और अगर वो B2C ट्रांजैक्शन है तो उस केस में जहां पर वो इवेंट एक्चुअली हुआ है, वेयर द इवेंट हेल्ड, वो हो जाएगा आपका प्लेस ऑफ सप्लाई POS। लेकिन अगर इवेंट आउटसाइड इंडिया हुआ है तो उस केस में हम रेसिपिएंट की इंडियन लोकेशन, रेसिपिएंट की इंडियन लोकेशन को मानेंगे POS। अगर इवेंट आउटसाइड इंडिया हुआ है, इवेंट भले ही आउटसाइड इंडिया हुआ है लेकिन सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों इंडिया के हैं, इवेंट आउटसाइड इंडिया हुआ है तो रेसिपिएंट का इंडियन लोकेशन माना जाएगा आपका POS। अब बात करते हैं अगर इवेंट एक से ज्यादा स्टेट में हुआ और इवेंट मैनेजमेंट कंपनी अपने कस्टमर से कंसोलिडेटेड अमाउंट चार्ज कर रही है तो उस कंसोलिडेटेड अमाउंट को मल्टीपल स्टेट्स में अलोकेट करना पड़ेगा और वो अलोकेटेड वैल्यू के लिए रिस्पेक्टिव स्टेट्स माने जाएंगे प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो इस केस में हमको जो कंसोलिडेटेड अमाउंट इस इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ने चार्ज किया है अपने कस्टमर से उसको मल्टीपल स्टेट्स में अलोकेट करना है और तो यहां पर लगेगा आपका रूल 5। रूल 5 क्या बोलता है कि बहुत सिंपल बात बोलता है कि मल्टीपल स्टेट्स में ये कंसोलिडेटेड अमाउंट आप कैसे अलोकेट करेंगे, इसके लिए सिंपल आपको अप्लाई करने हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं गैप। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बेस पर आपको वो कंसोलिडेटेड अमाउंट मल्टीपल स्टेट्स में अलोकेट करना है और वो अलोकेटेड अमाउंट के लिए रिस्पेक्टिव स्टेट माना जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। तो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में हम क्या करेंगे, हम देखेंगे रेशियो ऑफ लेबर और टाइम, कितना टाइम लगा, कितनी लेबर हुई उन मल्टीपल स्टेट्स में, तो फिर उसके बेसिस पर अपॉर्शनमेंट होगा उन मल्टीपल स्टेट्स में उस कंसोलिडेटेड अमाउंट का। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम। अब स्टूडेंट को पढ़ते वक्त ये लगता है कि कहीं कहीं तो प्लेस ऑफ सप्लाई में B2B देख रहे हैं, B2C देख रहे हैं और कहीं नहीं देख रहे। ठीक है, तो B2B B2C कहां है ये मैं आपको याद करवा दूंगा। ठीक है, याद कराने की एक ट्रिक है, उससे मैं आपको याद करवा दूंगा कि सेक्शन 12 में प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करने के लिए कहां कौन कौन से सेक्शन में, कौन कौन से सब सेक्शन में B2B देखा जाना है, B2C देखा जाना है, वो मैं आपको याद करवा दूंगा। ठीक है, चलिए अब एक बार तो पहले पढ़ लीजिए फिर बाद में वो ट्रिक बताऊंगा। सेक्शन 12 सबसेक्शन 8 गुड्स ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दी जा रही है या मेल और कोरियर एजेंसी की सर्विस है तो उस केस में POS प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो उस केस में हम देखेंगे B2B है सप्लाई या B2C है। अगर B2B है तो बहुत सिंपल, रजिस्टर्ड रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो हम उस रजिस्टर्ड रेसिपिएंट की लोकेशन देखेंगे, मतलब LOR देखेंगे। लेकिन अगर B2C ट्रांजैक्शन है जहां पर रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है तो फिर वहां पर हम देखेंगे कि उस गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी को माल ट्रांसपोर्टेशन में ले जाने के लिए कहां पर हैंडओवर हुआ है। माल ट्रांसपोर्टेशन में जाना है लेकिन उसको हैंडओवर कहां किया गया है वो माना जाएगा आपका प्लेस ऑफ सप्लाई। तो जहां पर गुड्स हैंडओवर हुआ है आगे ट्रांसपोर्टेशन में ले जाने के लिए वो माना जाएगा आपका प्लेस ऑफ सप्लाई। फिर ये गुड्स ट्रांसपोर्टेशन की बात हो गई। अब सेक्शन 12(9) पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस के मैटर पर प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन होगा समझते हैं। यहां पे भी B2B B2C देखना है, मतलब गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विस के केस में भी B2B B2C देखना है और पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस के मामले में भी B2B B2C देखना है। अब यहां पर कैसे देखना है, वही सिंपल B2B मैटर में क्या देखना है, LOR मतलब उस रजिस्टर्ड रेसिपिएंट का लोकेशन। और अब एक बात समझना, B2C में क्या देखना है, B2C मतलब जहां पर रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है और उसको पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस दी जा रही है। तो जहां पर पैसेंजर उस कन्वेंस पर चढ़ा था, पैसेंजर जहां पर उस कन्वेंस पर चढ़ा था, अब एक खास बात दे रखी है, फॉर ए कंटिन्यूअस जर्नी, पैसेंजर उस कन्वेंस पर जिस प्लेस से जिस लोकेशन से चढ़ा था फॉर ए कंटिन्यूअस जर्नी, तो जहां से पैसेंजर उस कन्वेंस पर चढ़ा था वो माना जाता है आपका प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, अब
स्टूडेंट यहां पर एक और बात को लेकर कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर आपने वो गुड्स के लिए एक बात बताई थी, गुड्स के लिए आपने एक सेक्शन पढ़ाया था कि जहां ये 10(1) ई बताया था, यहां पर तो आपने बोला था वेंडर उस गुड्स को जिस प्लेस से लेकर चढ़ा था कन्वेंस पर, ट्रेन पर, ठीक है, कुरकुरे का एग्जांपल दिया था मैंने, ठीक है, तो जहां से वो वेंडर कुरकुरे लेकर जिस प्लेस से चढ़ा था कन्वेंस पर, वो माना जाता है प्लेस ऑफ सप्लाई। लेकिन ये तो अगर गुड्स की सप्लाई हो रही है ऑन बोर्ड ए कन्वेंस पर, तो ये गुड्स के लिए लगता है 10(1) ई। अभी जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस की। यहां पर वेंडर गुड्स लेकर जहां से चढ़ा है वो नहीं देखना है। अरे पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है तो इस मामले में क्या देखना है, जहां से वो पैसेंजर खुद कन्वेंस पर चढ़ा है, जहां से वो पैसेंजर उस कन्वेंस पे चढ़ा है, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस के केस में देखना है। कब देखना है, जब सप्लाई का नेचर B2C है। अब समझते हैं आगे क्या लिखा है कि जब पैसेंजर उस कन्वेंस पे चढ़ा है फॉर ए कंटिन्यूअस जर्नी। ये फॉर ए कंटिन्यूअस जर्नी भी एक अलग ही कहानी है, समझनी पड़ेगी। कंटिन्यूअस जर्नी की आपको डेफिनेशन दे रखी है, समझते हैं। देखो कंटिन्यूअस जर्नी का मीनिंग है कई बार क्या होता है, मेरे को जैसे एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाना है, रूट काफी लंबा है, तो मुझे डायरेक्ट टिकट नहीं मिल पा रही है, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर मुझे डायरेक्ट टिकट नहीं मिल पा रही है, तो मैंने क्या किया कि मैंने इस केस में क्या किया कि यहां तक का टिकट अलग लिया। ट्रेन है, मान लीजिए ट्रेन के थ्रू जर्नी कर रहा हूं, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है ट्रेन के थ्रू, तो यहां तक टिकट मैंने अलग लिया, फिर यहां से यहां तक का टिकट अलग लिया, यहां से यहां तक का टिकट अलग लिया, या मैंने एक एजेंट को बोला टिकट करवा के दो, डायरेक्ट टिकट नहीं मिल रहा है मेरे को, यहां से यहां तक का डायरेक्ट टिकट नहीं मिल रहा है, तो मैंने एजेंट को बोला। अब एजेंट ने होशियारी की कि यहां तक का टिकट मुझे अलग दिया, फिर यहां से यहां तक का टिकट अलग दिया, यहां से यहां तक का टिकट अलग दिया, और यहां से यहां तक का टिकट, अरे ट्रेन सेम ही है, ट्रेन सेम ही है, टिकट अलग अलग है, ठीक है। तो उस केस में क्या इसे कंटिन्यूअस जर्नी माना जाए, यहां से यहां तक इसे कंटिन्यूअस जर्नी माना जाए, कारण टिकट अलग अलग है, मल्टीपल टिकट है, तो कैसे कंटिन्यूअस जर्नी माना जाए। तो गवर्नमेंट का कहना है इस केस में, गवर्नमेंट लॉ मेकर ने क्या प्रोविजन बनाया, यस ट्रेन सेम ही है ना, ट्रेन सेम ही है, हो सकता है मुझे सीट चेंज करनी पड़े बार बार, लेकिन ट्रेन सेम ही है, तो यस ये कंटिन्यूअस जर्नी कहलाएगा, ठीक है। लेकिन अगर एजेंट ने मुझे ऐसा बोला होता कि सर आपको यहां तक का एक ही ट्रेन में बैठना है, फिर दूसरी ट्रेन इस स्टेशन से और जाएगी, आपको ट्रेन बदलनी पड़ेगी, तो फिर वो कंटिन्यूअस जर्नी नहीं कहलाएगी, ठीक है, समझे बात। तो कंटिन्यूअस जर्नी की आपको डेफिनेशन दे रखी है, ऐसी जर्नी जहां पर या तो एक सिंगल टिकट मिला या मोर देन वन टिकट या इनवॉइस मिला, ठीक है, और इशूड वो सेम टाइम पर हुए, चाहे सप्लायर सिंगल ही था या एक एजेंट के थ्रू बुकिंग कराई थी, या मोर देन वन सप्लायर ऑफ सर्विस था, ठीक है, लेकिन बीच में कोई स्टॉप ओवर नहीं था, बिटवीन एनी लेग्स ऑफ द जर्नी मुझे ट्रेन से नहीं उतरना पड़ा, ठीक है, टिकट अलग अलग थे तो क्या हुआ, मुझे ट्रेन से नहीं उतरना पड़ा, तो ये कंटिन्यूअस जर्नी कहलाएगी, भले ही इसके मुझे सेपरेट टिकट मिले, ठीक है। स्टॉप ओवर मीन्स ए प्लेस वेयर पैसेंजर कैन डिसएम्बार्क, मैं ट्रेन से तो नहीं उतरा ना, स्टॉप ओवर नहीं था, मैं उस ट्रेन से नहीं उतरा, ऐसा कोई स्टॉप ओवर नहीं था, ठीक है, तो यहां दे रखा है बीच में कोई स्टॉप ओवर नहीं था, तो ये है कंटिन्यूअस जर्नी का मीनिंग। तो यहां कंटिन्यूअस जर्नी वर्ड यूज हुआ था, यहां पर कंटिन्यूअस जर्नी वर्ड यूज हुआ था, ठीक है। अब एक बात और समझते हैं, कई बार रेलवे वाले अपने एम्प्लॉइज को पासेस दे देते, ठीक है, आप किसी भी, जैसे दिल्ली मेट्रो ने अपने एम्प्लॉइज को पासेस दे दिए कि आपको कहीं से भी जर्नी करनी है, आप तो अपने ही एम्प्लॉय हो ना, तो हम आपको पासेस अलॉट कर देते हैं, तो उस केस में है तो ये पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, राइट टू पैसेज दे दिया फॉर फ्यूचर, जिसको ये एम्प्लॉय फ्यूचर में इस पास को यूज कर सकते हैं, लेकिन वो किस ओरिजिन से मेट्रो में चढ़ेंगे,
तो वो डिफाइंड नहीं होता है। जब वो पासेज इशू किया जाता है तब वो डिफाइंड नहीं होता है। तो एम्बार्केशन वो कहां से चढ़ेंगे ये पहले से पता नहीं है। तो उस केस में पीओएस सेक्शन 12(9) के हिसाब से डिटरमाइन नहीं होगा और 12(2) के हिसाब से होगा। ठीक है, 12(2) मतलब जनरल, हम यहां फॉल कर जाएंगे, इस मैटर में हम यहां 12(2) में फॉल कर जाएंगे। ये एप्लीकेबल हो जाएगा राइट टू पैसेज के केस में। 12(9) नहीं लगेगा, 12(2) लगेगा, उसके हिसाब से प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन होगा। अब बात करते हैं सेक्शन 12(10) की, सर्विसेज ऑन ए बोर्ड ए कन्वेंस। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी प्लेन में बैठे हैं और वहां पर आपने मूवी देखने की डिमांड की, तो इंक्लूडिंग वेसल, एयरक्राफ्ट, ट्रेन, मोटर व्हीकल वगैरह, जैसे बस में बैठे हैं, बस में आपने मूवी देखने की डिमांड की, तो आपको उस कन्वेंस ऑन ए बोर्ड ए कन्वेंस आपको कोई सर्विस दी जा रही है, मूवी दिखाने की सर्विस दी जा रही है, तो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? लोकेशन ऑफ फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर ऑफ दैट कन्वेंस फॉर द जर्नी। जहां से वो कन्वेंस का फर्स्ट शेड्यूल्ड डिपार्चर का पॉइंट है, जहां से ट्रेन चली है, वो पहला स्टेशन जहां से वो ट्रेन चली है या बस चली है, फर्स्ट शेड्यूल्ड पॉइंट ऑफ डिपार्चर, वो माना जाएगा आपका प्लेस ऑफ सप्लाई। इस मूवी सर्विस के लिए, मूवी देखने की आपने डिमांड की, तो इस मूवी सर्विस के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई सेक्शन 12(10) के हिसाब से डिसाइड होगा। अब बात करते हैं सेक्शन 12(12) बैंकिंग और अदर फाइनेंशियल सर्विसेज। उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन होगा? लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विस ऑन द रिकॉर्ड ऑफ सप्लायर। एक सिंपल बात समझो ना, आप बैंक की या कोई फाइनेंशियल सर्विस ले रहे हो, तो जो सप्लायर है, आपने फॉर एग्जांपल बैंक से लोन लिया है, तो बैंक सप्लायर है लोन सर्विस की, ठीक है। तो उस केस में, या बैंक से मान लीजिए आपने डीडी बनवाया है, डिमांड ड्राफ्ट बनवाया है, तो अगर बैंक के रिकॉर्ड में आपका लोकेशन, आपका एड्रेस अवेलेबल है, तो इस केस में LOR, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, हो जाएगा POS, प्लेस ऑफ सप्लाई। लेकिन अगर लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट अवेलेबल ही नहीं है सप्लायर के रिकॉर्ड में, तो उस केस में सप्लायर का लोकेशन LOS हो जाएगा आपका POS। कुल मिलाकर अगर LOR अवेलेबल है तो LOR होगा POS, और अगर LOR अवेलेबल नहीं है तो LOS हो जाएगा POS। समझे बात? चलिए, अब इंश्योरेंस सर्विसेज के लिए सेक्शन 12 का 3 लगता है, सेक्शन 12 का 13 लगता है, ठीक है। इंश्योरेंस सर्विसेज के लिए सेक्शन 12 का 13 लगता है सब सेक्शन। इसमें क्या बोला है कि पीओएस कैसे डिटरमाइन करें इंश्योरेंस सर्विस के मामलों में। यहां पे भी हम देखेंगे B2B B2C। अब फिर कंफ्यूज हो गए आप, सर कहीं आ रहा है B2B B2C देख रहे हैं और कहीं नहीं देख रहे हैं। मैं आपको एक झटके में याद करवा दूंगा कि सर्विसेज के मैटर पर जहां पर सेक्शन 12 लग रहा है, वहां पर B2B B2C देखना कहां है, वो मैं आपको एक झटके के अंदर याद करवा दूंगा। चलिए, अब B2B B2C देखना है। यहां पर B2B मामलों में क्या होगा, उस रजिस्टर्ड रेसिपिएंट का लोकेशन, मतलब LOR होगा POS, ठीक है। B2B मामलों में LOR। लेकिन B2C के केस में हम क्या देखेंगे, उस सप्लायर के रिकॉर्ड में उस सर्विसेज का जो रेसिपिएंट है, उसका लोकेशन, उस सर्विसेज के रेसिपिएंट का लोकेशन देखा जाएगा। अब यहां पर LOS नहीं हुआ, ठीक है। देखिए, B2B मामलों में LOR होता है, B2C मामलों में अगर रिकॉर्ड पर रेसिपिएंट का एड्रेस अवेलेबल है तो वो होता है, रेसिपिएंट का जो एड्रेस अगर अवेलेबल है तो LOR होता है, लेकिन अगर रेसिपिएंट का एड्रेस अवेलेबल नहीं है तो LOS होता है। इन जनरल ऐसा होता है। लेकिन इंश्योरेंस के मामले में यहां पर गवर्नमेंट ने B2C मैटर पर एक अलग ही कहानी लिख दी है कि वो जो सर्विसेज का रेसिपिएंट है उसका लोकेशन होगा POS। अब इस बात को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिस प्रिया एक जॉब करती हैं, कहां पर? मुंबई में जॉब करती हैं, ठीक है। इनके पेरेंट्स रेजाइड करते हैं
फॉर एग्जाम्पल राजस्थान में, इनके पेरेंट्स राजस्थान में रेजाइड करते हैं, रहते हैं। मिस प्रिया वैसे जॉब करती है मुंबई में और पेरेंट्स रेजाइड करते हैं राजस्थान में। मिस प्रिया ने अपने पेरेंट्स का मेडिकल इंश्योरेंस करवाया, इंश्योरेंस सर्विस ली। तो इस केस में मिस प्रिया जॉब कर रही है तो वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है। प्रिया जो है वो इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रही है, अपने पेरेंट्स के मेडिकल इंश्योरेंस का प्रीमियम मिस प्रिया पे कर रही है, ठीक है। अब इस केस में मुझे आप बताइए पीओएस क्या होगा। इंश्योरेंस प्रीमियम प्रिया पे कर रही है जो कि मुंबई में रहती है, लेकिन इंश्योरेंस हुआ है पेरेंट्स का जो कि राजस्थान में रहते हैं। तो पीओएस क्या होगा इस केस में, मुंबई होगा या राजस्थान होगा। तो लैंग्वेज पढ़िए और लैंग्वेज पढ़ के बताइए कि आपने क्या इंटरप्रेट किया, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विस ऑन द रिकॉर्ड ऑफ सप्लायर। देखिए मेडिकल इंश्योरेंस पेरेंट्स का हुआ है तो इन सर्विसेज का रेसिपिएंट किसको माना जाएगा, पेरेंट्स को माना जाएगा। प्रीमियम भले ही मिस प्रिया ने पे किया हो, कंसीडरेशन थर्ड पार्टी पे कर सकती है, लेकिन इन सर्विसेज का रेसिपिएंट कौन है, पेरेंट्स, ठीक है। तो इस केस में पीओएस राजस्थान माना जाएगा। लैंग्वेज समझिए ढंग से, क्या लिखा है यहां पर, दोबारा देखिए यहां पर क्या लिखा है, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विस। अब रेसिपिएंट प्रिया है या उसके पेरेंट्स है, पेरेंट्स है, मेडिकल इंश्योरेंस उनका हुआ है, ठीक है। तो वो होगा आपका प्लेस ऑफ सप्लाई, मतलब इस केस में राजस्थान। अब सेक्शन 12(14) क्या बोलता है, अगर एडवर्टाइजिंग सर्विस दी गई है, गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी को एडवर्टाइजिंग सर्विस दी गई है तो सेक्शन 12(14) लगेगा। अगर गवर्नमेंट के अलावा अदर पर्सन को एडवर्टाइजिंग सर्विस दी है तो वहां पर 12(14) नहीं लगेगा। तो फिर जनरल सर्विसेज वाले पॉइंट में हम फॉलो करेंगे और फिर वहां पर सेक्शन 12(1) या 12(2) लगेगा, ठीक है। मतलब अगर मैं मान लो अपने बिजनेस के प्रमोशन के लिए एडवर्टाइजिंग सर्विस करवा रहा हूं तो फिर मेरे लिए, मैं गवर्नमेंट नहीं हूं ना, वो एडवर्टाइजिंग एजेंसी मुझे सर्विस दे रही है, गवर्नमेंट को तो नहीं दे रही है ना। अगर गवर्नमेंट को दे रही है तो सेक्शन 12(14) लगेगा, लेकिन अगर मुझे दे रही है एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी तो फिर सेक्शन 12(1) या 12(2) लगेगा, ठीक है। चलिए अब बात समझते हैं, इसके लिए आगे डिटेल में हम पढ़ेंगे रूल 3। गवर्नमेंट किसी एड एजेंसी की सर्विस ले रही है और वो एड एजेंसी गवर्नमेंट से कंसोलिडेटेड अमाउंट चार्ज कर रही है और ये एड सर्विस मल्टीपल स्टेट्स के कनेक्शन में दी जा रही है, एड एजेंसी कंसोलिडेटेड अमाउंट चार्ज कर रही है, तो वो कंसोलिडेटेड अमाउंट का अलोकेशन मल्टीपल स्टेट्स में होगा और अलोकेटेड वैल्यू जितनी जितनी उन स्टेट्स को अलोकेट हुई है उसके रेस्पेक्ट में वो रेस्पेक्टिव स्टेट्स माने जाएंगे प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है। तो इसके लिए हम आगे चलकर डिटेल में पढ़ेंगे रूल 3। अब आगे बात करते हैं, देखिए इन जनरल तो क्या है, जहां पर वो एड रन हुआ है, डिस्प्ले हुआ है, इन जनरल प्लेस ऑफ सप्लाई ऐसे होगा, लेकिन अगर मल्टीपल स्टेट्स में एड की सर्विस दी गई है तो फिर हम रूल 3 के अकॉर्डिंग प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करेंगे। अब बात करते हैं सेक्शन 12 सबसेक्शन 11 की, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज। टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज जैसे मोबाइल, टेलीफोन, लैंडलाइन वगैरह की सर्विसेज, इंटरनेट सर्विसेज, ठीक है। इसके लिए अगर वो सर्विस में फिक्स लाइन है, सर्किट है, डिश एक्सेट्रा है, मतलब इस केस में क्या होता है, इक्विपमेंट लगाया जाएगा, इक्विपमेंट लगाया जाएगा। जैसे मेरे को लैंडलाइन कनेक्शन लेना है टेलीफोन के लिए तो कुछ इक्विपमेंट लगाया जाएगा, तो वो इक्विपमेंट जिस प्लेस पर लगाया जाएगा वो माना जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। अब एक और बात समझते हैं, यही टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज ही चल रहा है, इसके अंदर ही हम पढ़ रहे हैं पोस्टपेड मोबाइल और इंटरनेट सर्विसेज। इस केस में रेसिपिएंट का बिलिंग एड्रेस माना जाएगा पीओएस। देखिए इस केस में सप्लायर रेसिपिएंट का बिलिंग एड्रेस अपने रिकॉर्ड में रखता है तो वो बिलिंग एड्रेस रेसिपिएंट का माना जाता है पीओएस, लेकिन अगर वो अवेलेबल नहीं है तो फिर एलओएस, लोकेशन ऑफ सप्लायर हो जाएगा पीओएस। फिर बात करते हैं, अगर प्रीपेड मोबाइल कनेक्शन है, प्रीपेड है, या इंटरनेट का प्रीपेड कनेक्शन है, डीटीएच, ये सब अगर प्रीपेड सर्विसेज हैं तो उसमें पेमेंट करने के 3 तरीके होते हैं। या पहला तरीका पहले हम समझते हैं, एक कि अगर ये सर्विस प्रोवाइड की गई है थ्रू सेलिंग एजेंट डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू,
एजेंट के थ्रू अगर सर्विस दी गई है तो उस एजेंट के लोकेशन को प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। तो इसको हम बोले लोकेशन ऑफ एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर, उसके लोकेशन को माना जाएगा आपका प्लेस ऑफ सप्लाई। अब बात करते हैं, अगर ये सर्विस प्रोवाइड की गई है एनी पर्सन के द्वारा टू फाइनल सब्सक्राइबर, और जैसे आपने प्रीपेड मोबाइल का रिचार्ज करवाया, आपने प्रीपेड मोबाइल का रिचार्ज करवाया किसी शॉप वाले से, तो फिर उस केस में जहां पर उस मोबाइल कंपनी को प्रीपेमेंट रिसीव हुआ है या जहां पर सिम बेची गई है, वो हो जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। फिर बात करते हैं, अगर पेमेंट ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक मोड से कर दिया गया, पेमेंट ऑनलाइन कर दिया, आपने ऑनलाइन अपने प्रीपेड मोबाइल के लिए रिचार्ज करवा दिया ऑनलाइन, तो उस केस में सप्लायर के रिकॉर्ड में रेसिपिएंट का जो लोकेशन है, मतलब लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट इन द रिकॉर्ड ऑफ सप्लायर, वो हो जाएगा आपका पीओएस। फिर इसके अलावा बाकी जो केसेस हैं जो ए बी सी में कवर नहीं हो रहे हैं, अदर केसेस में सप्लायर के रिकॉर्ड में जो रेसिपिएंट का एड्रेस है, मतलब एलओआर, जो रेसिपिएंट का लोकेशन सप्लायर के रिकॉर्ड में अवेलेबल है, वो हो जाएगा पीओएस। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो फिर एलओएस, लोकेशन ऑफ सप्लायर, हो जाएगा पीओएस। इन जनरल एलओआर होगा, अगर एलओआर अवेलेबल नहीं है तो एलओएस होगा। ठीक है। अब एक और बात समझते हैं, अगर लीस्ट सर्किट इंस्टॉल किया गया है, अगर टेलीकम्युनिकेशन सर्विस दी गई है लीस्ट सर्किट लगाकर, और वो लगाए गए हैं, इंस्टॉल किए गए इन मोर देन वन स्टेट, ठीक है। बड़ी बड़ी कंपनीज अपने इंटरनेट सर्विसेज वगैरह के लिए एक डेडिकेटेड लीस्ट लाइन लेती है, मोबाइल इस इंटरनेट टेलीकम्युनिकेशन सर्विस कंपनी से वो एक डेडिकेटेड लीस्ट लाइन लेती है, और कंपनी अलग अलग मल्टीपल स्टेट्स में काम कर रही है, तो उस केस में वो टेलीकम्युनिकेशन कंपनी इस कंपनी से एक कंसोलिडेटेड अमाउंट चार्ज करेगी, तो वो कंसोलिडेटेड अमाउंट हमें मल्टीपल स्टेट्स में अलोकेट करना होगा, और वो अलोकेशन होगा एज पर रूल 6 के हिसाब से। हमें देखना पड़ेगा कि उस पर्टिकुलर स्टेट में नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हैं, हर स्टेट्स में कितने पॉइंट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां से सर्विस दी जा रही है, यहां से यहां तक सर्विस दी जा रही है। अब बीच में इंटरमीडिएट पॉइंट भी आएंगे, ठीक है। यहां से सर्विस, टेलीकम्युनिकेशन सर्विस स्टार्ट हुई है और यहां तक दी जा रही है, और वो लीस्ट सर्किट के थ्रू दी जा रही है, और ये पूरी लाइन मल्टीपल स्टेट्स में बिछाई गई है। तो इस केस में इस टेलीकम्युनिकेशन सर्विस कंपनी जो अमाउंट इकट्ठा चार्ज करेगी वो हमें मल्टीपल स्टेट्स में अलोकेट करना पड़ेगा। तो इस इंटरमीडिएट पॉइंट को भी एक अलग पॉइंट माना जाएगा क्या? यस। फॉर एग्जांपल ये पॉइंट जो है, ये 2 पॉइंट एक स्टेट में फॉल कर रहे हैं, ये 2 पॉइंट एक स्टेट में फॉल कर रहे हैं, और ये एक इंटरमीडिएट पॉइंट और एक फाइनल पॉइंट एक तीसरे स्टेट में फॉल कर रहा है, और कंसोलिडेटेड अमाउंट चार्ज किया गया है, तो ये कंसोलिडेटेड अमाउंट इन 3 स्टेट्स में अलोकेट करना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पॉइंट्स। हर स्टेट में 2-2 पॉइंट फॉल कर रहे हैं, तो 2:2:2 इस रेशियो में वो कंसोलिडेटेड अमाउंट मल्टीपल स्टेट्स में अलोकेट हो जाएगा, और वो अलोकेटेड वैल्यू पर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? वो रिस्पेक्टिव स्टेट माने जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो ये बात यहां दे रखी थी। इंटरमीडिएट पॉइंट को भी एक पॉइंट माना जाएगा, ठीक है, और नंबर ऑफ पॉइंट्स हर स्टेट में कितने हैं, तो मैंने यहां एग्जांपल लिया कि स्टेट 1 में 2 पॉइंट हैं, फिर स्टेट 2 में 2 पॉइंट हैं, और स्टेट 3 में 3 पॉइंट हैं, तो कंसोलिडेटेड वैल्यू को उन मल्टीपल स्टेट्स में 2:2:2 के रेशियो में अलोकेट कर दिया जाएगा, और वो अलोकेटेड वैल्यू पर वो उन अलोकेटेड वैल्यू के रेस्पेक्ट में प्लेस ऑफ सप्लाई वो रेस्पेक्टिव स्टेट माना जाएगा। ठीक है, चलिए, अब अदर सर्विसेज हमने पढ़ ली। अब चलिए, अब आपको एक बात समझाते हैं जो मैंने पहले बोली थी आपको कि सेक्शन 12 में प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए कहीं पर लिखा है कि B2B B2C देखना है, कहीं पर नहीं दे रखा है B2B B2C, ऐसा नहीं दे रखा है। तो कौन कौन सी सर्विसेज हैं जहां पर हमें ऐसा देखना है? देखिए, हमने पढ़ा सेक्शन 12
जहां पर हमें प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए कुछ कुछ जगह पर हमें B2B B2C देखना है, ठीक है। तो सेक्शन 12(1) के लिए 12(1) और 12(2), अब मैं मेन सबसेक्शन तो सेक्शन 12 है, इसका सबसेक्शन 1, इसका सबसेक्शन 2 ये जनरल थे। यहां पर आपको B2B देखना है। अभी याद करने की ट्रिक बताएंगे इसको। फिर सबसेक्शन 5 हमने पढ़ा, ट्रेनिंग एंड अप्रेजल सर्विसेज, यहां पे भी B2B B2C दे रखा था। फिर सबसेक्शन 7 में पढ़ा B2B B2C, 8 में सबसेक्शन 8 में पढ़ा सबसेक्शन 9, ये सेक्शन 12 के सबसेक्शन 9 में, और फिर सब सेक्शन 13 ऑफ सेक्शन 12, इसमें आपको B2B B2C दे रखा था, ठीक है। तो सबसेक्शन 1 2 सबसेक्शन 5 7 8 9 और 13 इन केसेस में आपको दे रखा था कि आपको B2B B2C देखना है। अब याद करने का तरीका सुनिए। जनरल सर्विसेज, अब इसको ऐसे याद रखिए जैसे एक बच्चे ने जन्म लिया तो वो पहले 1-2 साल तक कुछ नहीं करता है, वो जनरल एक्टिविटी रूटीन एक्टिविटीज करता है, ठीक है। जनरल एक्टिविटीज रूटीन एक्टिविटीज करता है, वो कोई काम धाम नहीं करता है। तो यहां सबसेक्शन 1 और 2, बच्चे का पहला साल दूसरा साल जनरल, ठीक है। तो यहां पर आपको B2B B2C देखना है। फिर बच्चा जब थोड़ा बड़ा होता है, पेरेंट्स उसको ट्रेन करने का काम करते हैं, जैसे स्कूल जाता है तो स्कूल से आके होमवर्क करना है, उसको ट्रेनिंग दी गई, या ब्रश ऐसे करना है, ठीक है। कुछ एक्टिविटीज नॉर्मल रूटीन के फंक्शंस उसको पेरेंट परफॉर्म करना बताते हैं, पेरेंट्स उसको ट्रेन करते हैं। तो बच्चा जब 5 साल का हो गया तो पेरेंट्स उसको ट्रेनिंग देने का काम करते हैं। तो सबसेक्शन 5 इसके अंदर आपको B2B B2C देखना है। फिर जब बच्चा 7 साल का हो जाता है, जब बच्चा 7 साल का हो जाता है तो वो अपने इवेंट ऑर्गेनाइज करना खुद सीख जाता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट। सबसेक्शन 7 क्या था? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट। यहां पर B2B B2C देखना है। तो बच्चा जब 7 साल का हुआ अपने इवेंट खुद ही ऑर्गेनाइज करने लग जाता है, ठीक है, कि सुबह स्कूल जाना है, स्कूल से आकर मुझे पहले होमवर्क कंप्लीट करना है, फिर शाम को मुझे खेलने जाना है। तो वो अपने इवेंट खुद ही ऑर्गेनाइज करना शुरू कर देता है जब उसकी एज 7 साल की होती है, तो सबसेक्शन 7। फिर जब बच्चा 8 साल का होता है तब पेरेंट्स उसको बोलते हैं घर के सामान लाके दो, गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन। तो गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन, बच्चा घर के सामान लेकर आता है, दूध दही पनीर वगैरह, उसकी मम्मी उसको बोलती है कि ये आइटम परचेस करके लाओ, 8 साल का हो गया तो अब लेकर आ, ठीक है। तो यहां लगेगा आपका सबसेक्शन 8, यहां पर B2B B2C देखेंगे, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। अब बच्चा अभी तक पैदल जाकर सामान लेकर आता है, ठीक है, पैदल जाकर सामान लेकर आता है, या उसको एक साइकिल लेके दे दी है और वो छोटी साइकिल पर लेकर आता है गुड्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। लेकिन जब बच्चा 9 साल का हो गया, जब बच्चा 9 साल का हो गया तब वो अकेले साइकिल नहीं चलाता है, अपने फ्रेंड को पीछे बिठाकर साइकिल चलाता है। तो मतलब वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर भी कर रहा है, ठीक है। तो यहां सबसेक्शन 9 के केस में पैसेंजर का ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। फिर जब बच्चा 13 साल का हो जाता है, जब बच्चा 13 साल का हो जाता है तब पेरेंट्स उसका लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस करवा देते हैं, तो इंश्योरेंस सर्विस, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि सेक्शन 12 में के सब सेक्शन में अलग अलग सर्विसेज के लिए कहां B2B B2C दे रखा था, कहां नहीं दे रखा था। तो हमने नोट डाउन कर लिया कि B2B B2C कहां दे रखा है। सुनिए दोबारा, सबसेक्शन 1 और 2 जनरल, उसके केस में आपको देखना है B2B B2C। फिर सबसेक्शन 5 में देखना है, सबसेक्शन 5 ट्रेनिंग और अप्रेजल सर्विसेज के केस में देखना है, और फिर सबसेक्शन 7 में देखना है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट। फिर सबसेक्शन 8 में देखना है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, सबसेक्शन 9 ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, फिर सबसेक्शन 13 इंश्योरेंस सर्विसेज। तो सबसेक्शन 1 2 5 7 8 9 13 इन केसेस में आपको B2B B2C देखना है। चलिए अब आगे बात करते हैं। अब आगे बात करते हैं, हमने बात की थी कि एडवर्टाइजिंग सर्विस अगर गवर्नमेंट को दी जा रही है तो उस केस में देखिए, यहां पर जब एडवर्टाइजिंग सर्विस गवर्नमेंट को या लोकल अथॉरिटी को दी जा रही है तो फिर सेक्शन 12 सबसेक्शन 14 लगता है, और साथ ही साथ रूल
फ्री लगता है अगर वो एड एजेंसी ने गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी को सर्विस मल्टीपल स्टेट्स में दी है, तो हमको वैल्यू अलोकेट उन मल्टीपल स्टेट्स में करनी पड़ेगी। वो एड एजेंसी गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी से अपनी एडवर्टाइजिंग सर्विस का कंसोलिडेटेड अमाउंट चार्ज कर रही है। देखिए, गवर्नमेंट को अपने योजनाओं का प्रमोशन करना पड़ता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, या उज्ज्वला स्कीम गैस सिलेंडर के लिए, तो गवर्नमेंट को कई बार एडवर्टाइजिंग एजेंसी की सर्विस लेनी पड़ती है। तब यहां पर ये सेक्शन 12 सब सेक्शन 14 काम आएगा और प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करना पड़ेगा। और अगर एडवर्टाइजिंग सर्विस ली गई है इन कनेक्शन विद मल्टीपल स्टेट्स, तो फिर वहां पर रूल 3 ऑफ आईजीएसटी रूल काम आएगा। तो ये रूल 3 क्या है, डिटेल में समझते हैं एडवर्टाइजिंग सर्विस के लिए। अगर एडवर्टाइजिंग न्यूज़पेपर और पब्लिकेशन में एक एड एजेंसी ने गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी को दी है, तो उस न्यूज़पेपर के कितने एडिशन उस ईच स्टेट में छपे। जैसे एडवर्टाइजमेंट होना है न्यूज़पेपर में, राजस्थान में 4 एडिशन है, फॉर एग्जांपल जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, कोटा, ठीक है, तो राजस्थान के 4 एडिशन, और मध्य प्रदेश में सिर्फ एक ही जगह इंदौर वाले एडिशन में ये ऐड आना है, तो मध्य प्रदेश का हुआ एक एडिशन, इंदौर एडिशन। तो कंसोलिडेटेड अमाउंट चार्ज कर लिया एड एजेंसी ने, वो कंसोलिडेटेड अमाउंट राजस्थान के 4 एडिशन और मध्य प्रदेश का एक एडिशन 4:1 के रेशियो में हमें कंसोलिडेटेड अमाउंट को अलग करना पड़ेगा, अलोकेट करना पड़ेगा, और वो अलोकेटेड अमाउंट उन रेस्पेक्टिव स्टेट्स के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। अब बात करते हैं, अगर एडवर्टाइजमेंट प्रिंटेड मटेरियल के थ्रू है, जैसे पैम्पलेट वगैरह, डायरीज, कैलेंडर, टी शर्ट वगैरह, टी शर्ट के थ्रू जो आपका प्रिंटेड मटेरियल है उसके थ्रू अगर एडवर्टाइजमेंट हुआ है, तो प्रिंटेड मटेरियल कितना हर स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, वो प्रिंटेड मटेरियल कितना कितना हर स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, उस रेशियो में वो कंसोलिडेटेड अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा उन मल्टीपल स्टेट्स में। फिर बात करते हैं, अगर एडवर्टाइजमेंट होर्डिंग के थ्रू किया गया है, अदर देन दोज ऑन ट्रेन, ट्रेन के अलावा जो नॉर्मल होर्डिंग होते हैं उसके थ्रू एडवर्टाइजमेंट किया गया, तो हर स्टेट में कितने होर्डिंग्स लगाए गए। जैसे राजस्थान में मान लीजिए 514 होर्डिंग लगाए गए और मध्य प्रदेश में 915 होर्डिंग लगाए गए, तो इस रेशियो में कंसोलिडेटेड अमाउंट को हमको अलोकेट करना पड़ेगा। फिर बात करते हैं, अगर एडवर्टाइजमेंट ट्रेन पर हुआ है, तो उस सिचुएशन में वो ट्रेन तो एक जगह से दूसरी जगह जाएगी, तो जिस रेलवे ट्रैक पर जाएगी उस रेलवे ट्रैक का कितना पोर्शन किस किस स्टेट में फॉल करता है, रेलवे ट्रैक की लेंथ का कितना कितना हिस्सा उस ईच स्टेट में फॉल करता है। जिस रेलवे ट्रैक पर वो ट्रेन चलती है उस रेलवे ट्रैक का कितना कितना हिस्सा, कितना कितना पोर्शन उस रेस्पेक्टिव स्टेट में फॉल करता है, उस रेशियो में वो कंसोलिडेटेड अमाउंट को हम अलोकेट करेंगे। फिर बात करते हैं, अगर यूटिलिटी बिल्स जो होते हैं ऑयल और गैस कंपनीज वगैरह के, उन यूटिलिटी बिल्स के पीछे बैक साइड पे एडवर्टाइजमेंट आता है, तो उस सिचुएशन में हम देखेंगे कि हर स्टेट के अंदर उन कस्टमर्स का बिलिंग एड्रेस, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स कितने हैं, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स ईच स्टेट में कितने हैं, उस जिनका बिलिंग एड्रेस उन स्टेट में फॉल करता है, वो नंबर ऑफ कंज्यूमर्स के रेशियो में अगर एड मल्टीपल स्टेट्स में हुआ है, तो फिर उस सिचुएशन में नंबर ऑफ कंज्यूमर रेशियो में हम कंसोलिडेटेड अमाउंट को अलोकेट कर देंगे। अगर एडवर्टाइजमेंट रेलवे टिकट के पीछे हुआ है, तो फिर रेलवे टिकट के पीछे हुआ है तो हर स्टेट के अंदर नंबर ऑफ रेलवे स्टेशन कितने हैं, हर स्टेट के अंदर नंबर ऑफ रेलवे स्टेशन कितने हैं, उन नंबर ऑफ रेलवे स्टेशन के रेशियो में वैल्यू अपॉर्चनमेंट होगा। फिर बात करते हैं, अगर एडवर्टाइजमेंट रेडियो के थ्रू हुआ है, तो नंबर ऑफ रेडियो स्टेशन कितने हैं, नंबर ऑफ रेडियो स्टेशन कितने हैं हर स्टेट में। अब यहां पर एक खास बात दे रखी है, बाय विर्च्यू ऑफ इट्स नेम, बाय विर्च्यू ऑफ इट्स नेम। फॉर एग्जाम्पल, अगर रेडियो स्टेशन है, फॉर एग्जाम्पल गोवा का रेडियो स्टेशन मुंबई में है, गोवा का रेडियो स्टेशन मुंबई में है और एड गोवा में हो रहा है, ठीक है, बट उसका रेडियो स्टेशन मुंबई में है, तो नाम किसका आ रहा है, मुंबई का आ रहा है, ठीक है, तो रेडियो स्टेशन पे नाम किसका है, वो है गोवा में, लेकिन उसको नाम दिया गया मुंबई का रेडियो स्टेशन, तो फिर वो मुंबई का माना जाएगा और फिर वैल्यू अपॉर्चनमेंट मुंबई के लिए हो जाएगा, ना कि गोवा के लिए। अब एक बात और समझते हैं कि अगर एडवर्टाइजमेंट सिनेमा हॉल्स में किया गया,
गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी के को एडवर्टाइजिंग सर्विस दी गई है और एडवर्टाइजमेंट सिनेमा हाउस में किया गया है, तो जहां जहां जिस जिस स्टेट में जितने जितने सिनेमा हॉल्स हैं या स्क्रीन हैं इन मल्टीप्लेक्स थिएटर में, वहां उस रेशियो में, नंबर ऑफ सिनेमा हॉल्स के रेशियो में वैल्यू अपॉर्चनमेंट हो जाएगा। फिर बात करते हैं, अगर अगर एड किया गया है टेलीविजन चैनल के थ्रू, जैसे एबीपी न्यूज के थ्रू अगर गवर्नमेंट एडवर्टाइजिंग कर रही है, गवर्नमेंट एडवर्टाइजिंग की सर्विस ले रही है, तो उस चैनल की, उस टीवी चैनल की व्यूअरशिप का डेटा हमें लेना पड़ेगा। किससे? ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल, वो हमें ये डेटा पब्लिश करती है, हमें वहां से लेना पड़ेगा। लेकिन वो व्यूअरशिप का डेटा हमें प्रीसीडिंग क्वार्टर के लास्ट वीक, प्रीसीडिंग क्वार्टर के लास्ट वीक का लेना होगा। अगर हम कैलकुलेशन सक्सीडिंग क्वार्टर के लिए कर रहे हैं, तो प्रीसीडिंग क्वार्टर के भी लास्ट वीक का हमें व्यूअरशिप का डेटा लेना होगा। अब कैलकुलेशन तो हम सक्सीडिंग इस क्वार्टर की कर रहे हैं, लेकिन प्रीसीडिंग क्वार्टर के लास्ट वीक का हमें ये व्यूअरशिप का डेटा लेना होगा। लेकिन यहां पर एक दिक्कत है, ये BARC ये जो डेटा पब्लिश करती है वो जोन वाइज करती है। तो इस बात को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। टीवी चैनल के लिए जैसे दो जोन में उन्होंने रेजिन बना रखे हैं, टीवी चैनल ने 2 जोन में अपने रेजिन बना रखे हैं, नॉर्थ जोन और साउथ जोन। नॉर्थ जोन है वो 5 स्टेट को कवर करता है और साउथ जोन 4 स्टेट को ही कवर करता है। और इस एड एजेंसी ने गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी को कंसोलिडेटेड अमाउंट की बिलिंग की है 9 लाख रुपए की। अब चूंकि नॉर्थ जोन में 5 स्टेट है और साउथ जोन में 4 स्टेट है, तो पहले हमको वैल्यू अपॉर्चनमेंट इसमें करना पड़ेगा स्टेट्स के रेशियो में। स्टेट के रेशियो में हमको वैल्यू अपॉर्चनमेंट करना पड़ेगा। फिर स्टेट्स में वैल्यू अलोकेट हो गई, अब हमको पॉपुलेशन के रेशियो में हमको इन 5 स्टेट्स की पॉपुलेशन कितनी है, ये जो 5 लाख है वो अभी इन 5 स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, इंडिविजुअली नहीं डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। इन 5 स्टेट्स का 5 लाख है और ये 4 लाख इन 4 स्टेट्स का है। एक इंडिविजुअल स्टेट्स का अमाउंट एडवर्टाइजिंग सर्विस का अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, तो 5 स्टेट्स का है ना, 5 स्टेट्स के हम पॉपुलेशन रेशियो देखेंगे। एज पर लेटेस्ट सेंसस हम पॉपुलेशन रेशियो देखेंगे और इस 5 लाख को हमको 5 स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। वो 5 स्टेट्स में हम उन 5 स्टेट्स की पॉपुलेशन रेशियो में कंसोलिडेटेड अमाउंट 5 लाख को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमें पहले स्टेट रेशियो में अमाउंट को अलोकेट करना है। ठीक है, स्टेट रेशियो में अलोकेट हो गया, फिर उन पर्टिकुलर स्टेट्स में जो पॉपुलेशन रेशियो है, पॉपुलेशन रेशियो में हमें कंसोलिडेटेड अमाउंट को अलोकेट करना होगा। पहले स्टेट रेशियो देन पॉपुलेशन रेशियो। समझे बात? चलिए, अब ये याद रखा आपको, पॉपुलेशन रेशियो उन पर्टिकुलर स्टेट्स की एज पर लेटेस्ट सेंसस देखनी है। अब बात करते हैं, अगर एडवर्टाइजमेंट इंटरनेट के थ्रू हो रहा है तो क्या माना जाएगा कि ये एडवर्टाइजिंग सर्विस ऑल ओवर इंडिया दी गई है। रीजन, इंटरनेट पूरे ऑल ओवर इंडिया में एक्सेसिबल है। तो हम इंटरनेट सब्सक्राइबर्स कितने हैं उस ईच स्टेट में ये देखेंगे और हम यहां पर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के लास्ट क्वार्टर, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के लास्ट क्वार्टर में उस इंटरनेट सब्सक्राइबर कितने थे, उनका फिगर क्या था, वो हम कहां से लेंगे? वो ट्राई पब्लिश करता है। ठीक है, वो ट्राई पब्लिश करता है, वो हम वहां से ले लेंगे। कैलकुलेशन हम सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर में कर रहे हैं, लेकिन डेटा हम प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के का भी लास्ट क्वार्टर का ले रहे हैं। देखो, ऊपर यह लिखा था लास्ट वीक ऑफ प्रीवियस क्वार्टर, लेकिन यहां लिख रहे हैं लास्ट क्वार्टर ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, अब इसको, ये हमारे पास आ गया डेटा इंटरनेट सब्सक्राइबर का, इसको भी पॉपुलेशन रेशियो में अलोकेट कर देंगे। ठीक है, इंटरनेट सब्सक्राइबर का भी डेटा जोन वाइज होगा, जोन में कितने स्टेट हैं वो आ जाएगा, स्टेट रेशियो में लोकेशन हो गया। स्टेट देखिए यहां पे भी यही सिस्टम लगेगा। नॉर्थ में नॉर्थ जोन जो है 5 स्टेट कवर कर रहा है, साउथ जोन 4 स्टेट कवर कर रहा है। तो कंसोलिडेटेड अमाउंट एजेंसी ने चार्ज किया 9 लाख, इसको हमने 5 स्टेट में डाल दिया 5 लाख और 4 स्टेट्स में डाल दिया 4 लाख। ठीक है, बट इंडिविजुअल स्टेट का डेटा तो अभी तक नहीं आया, इंडिविजुअल स्टेट का अमाउंट तो अभी तक नहीं फाइनलाइज हुआ है। तो हम उन इंडिविजुअल स्टेट्स में पॉपुलेशन कितनी है उस रेशियो में दोबारा सेकंड स्टेप अप्लाई करके कैलकुलेशन करेंगे, जिससे ईच स्टेट को वैल्यू अलोकेट हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। अगर एसएमएस के थ्रू
एडवर्टाइजिंग सर्विस दी जा रही है गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी को। तो फिर इस केस में हम टेलीकॉम सब्सक्राइबर देखेंगे हर स्टेट में कितने हैं, नंबर ऑफ टेलीकॉम सब्सक्राइबर, इस रेशो में वैल्यू अपॉर्चुनमेंट हो जाएगा। और यहां पर हम क्या देखेंगे कि ट्राई जो पब्लिश करता है डेटा टेलीकॉम सब्सक्राइबर का, वो फॉर प्रीवियस क्वार्टर में वो डेटा क्या था, हम सक्सीडिंग क्वार्टर की कैलकुलेशन के लिए यूज करेंगे। प्रीवियस क्वार्टर का जो टेलीकॉम सब्सक्राइबर थे उसका डेटा यूज करेंगे सक्सीडिंग क्वार्टर की कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, अब यहां पे भी अगर जोन वगैरह का लफड़ा हो, जैसे इस बात को ऐसे समझते हैं, एसएमएस के थ्रू अगर एडवर्टाइजिंग सर्विस दी गई है गवर्नमेंट को, लोकल अथॉरिटी को, तो फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने पूरे इंडिया में टेलीकॉम सर्कल मान लीजिए 3 ही बना रखे। ठीक है, और पहला जो सर्कल है इसके अंदर मान लीजिए 3 स्टेट्स को कवर किया गया है, टेलीकॉम सर्कल 1 में 3 स्टेट्स को कवर किया गया है। तो पहले इन 3 स्टेट्स में वैल्यू अपॉर्चुनमेंट हो जाएगा। अब इन 3 स्टेट्स के अंदर इंडिविजुअली वैल्यू अपॉर्चुनमेंट करने के लिए फिर हम इन 3 स्टेट्स का पॉपुलेशन रेशियो उठाएंगे एज पर लेटेस्ट सेंसस। ठीक है, इस तरीके से वैल्यू अपॉर्चुनमेंट हो जाएगा मल्टीपल स्टेट्स में अगर एडवर्टाइजिंग सर्विस दी गई है थ्रू एसएमएस। तो पहले हम स्टेट्स का रेशियो देखेंगे, फिर हम पॉपुलेशन रेशियो देखेंगे। ऐसा कहां कहां हुआ, एक तो एसएमएस सर्विस और इंटरनेट सर्विस, और अगर टीवी चैनल के थ्रू अगर एडवर्टाइजमेंट दिया गया है, टीवी चैनल के थ्रू और इंटरनेट के थ्रू और एसएमएस के थ्रू, लेकिन लैंग्वेज सबकी अलग अलग है। यहां पर तो बोला प्रीसीडिंग क्वार्टर का लास्ट वीक, यहां पर बोला प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का लास्ट क्वार्टर, और फिर यहां पर क्या बोला, प्रीवियस क्वार्टर का हम टेलीकॉम सब्सक्राइबर का डेटा देखेंगे। अब हम समझते हैं कुछ बेसिक बातें। आईजीएसटी एक्ट का सेक्शन 7 कि आपकी सप्लाई इंटर स्टेट सप्लाई है, आप ये कैसे डिटरमाइन करेंगे कि वो इंटर स्टेट सप्लाई है। पहले हम बात करते हैं गुड्स के लिए, जहां पर लगता है आपका सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 लोकेशन ऑफ सप्लायर देखेंगे। मैंने आपको पहले भी बोला था कि नेचर ऑफ सप्लाई को निकालने के लिए पहले तो हम डिटरमाइन करते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई, और फिर उसके बाद लोकेशन ऑफ सप्लायर। अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर एलओएस और प्लेस ऑफ सप्लाई पीओएस दोनों सेम स्टेट में, सेम यूनियन टेरिटरी में है, तो इस सप्लाई का नेचर हो जाता है इंट्रा स्टेट सप्लाई। लेकिन अगर एलओएस अलग स्टेट में है, पीओएस अलग स्टेट में है, तो सप्लाई का नेचर हो जाएगा इंटर स्टेट सप्लाई। चलिए, तो इंटर स्टेट सप्लाई की बात कर रहे हैं। आपका जो लोकेशन ऑफ सप्लायर है या प्लेस ऑफ सप्लाई है 2 डिफरेंट स्टेट्स में है, या 2 डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज में है, या एक स्टेट में है और दूसरा एक दूसरी यूनियन टेरिटरी में है, तो इसे क्या माना जाएगा, इंटर स्टेट सप्लाई माना जाएगा। अब यही बात सर्विसेज के लिए सेम बात, लोकेशन ऑफ सप्लायर और पीओएस अगर 2 डिफरेंट स्टेट्स में, 2 डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज में है, या एक स्टेट के अंदर है दूसरा यूनियन टेरिटरी के अंदर है, तो आपका ये माना जाएगा इंटर स्टेट सप्लाई सर्विस के लिए। ठीक है, और गुड्स और सर्विस दोनों के लिए एक खास बात और, जो सप्लाई इंट्रा स्टेट सप्लाई अगर नहीं है, ऐसी सप्लाई जिसको इंट्रा स्टेट सप्लाई नहीं माना जा रहा है, तो फिर उसको कुछ तो मानना पड़ेगा ना। तो गवर्नमेंट, और वो इंट्रा स्टेट सप्लाई नहीं है और वो कहीं पे भी कवर नहीं हो रही है, तो गवर्नमेंट उसको क्या मान लेगी, गवर्नमेंट उसको इंटर स्टेट सप्लाई मान लेगी। ऐसी सप्लाई जो इंट्रा स्टेट सप्लाई किसी रीजन की वजह से नहीं बन पा रही है, तो गवर्नमेंट उसको इंटर स्टेट सप्लाई मान लेगी। ऐसा सेक्शन 7 के सबसेक्शन 5 में दे रखा है। ठीक है, तो सेक्शन 7 क्या है, बेसिकली इंटर स्टेट सप्लाई को डिटरमाइन करने के लिए बनाया गया है। हम हर बार यही देखेंगे, लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई, एलओएस पीओएस। ठीक है, अब इंट्रा स्टेट सप्लाई के लिए आईजीएसटी एक्ट का सेक्शन 8 लगता है, इंटर स्टेट सप्लाई के लिए 7 और इंट्रा स्टेट सप्लाई के लिए सेक्शन 8 ऑफ आईजीएसटी एक्ट। इसमें भी यही बात बोली है कि अगर गुड्स का मामला है और एलओएस और पीओएस सेम स्टेट में या सेम यूनियन टेरिटरी में फॉल करते हैं, तो उसे इंट्रा स्टेट सप्लाई कहा जाएगा। और सर्विस के लिए भी यही कि अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट में फॉल करता है या सेम यूनियन टेरिटरी में फॉल करते हैं, तो इसे इंट्रा स्टेट सप्लाई कहा जाएगा। अब एक्सप्लेनेशन नंबर 1 में क्या दे रखा है, किसी पर्सन का एक एस्टेब्लिशमेंट एक स्टेट या यूनियन टेरिटरी में और दूसरा एस्टेब्लिशमेंट किसी दूसरे स्टेट या यूनियन टेरिटरी में है। ठीक है, तो इससे एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा। ये बात हम ऑलरेडी चैप्टर 2 सप्लाई चैप्टर में समझ चुके हैं। और अगर
वो पर्सन बिजनेस कैरी कर रहा है, उसका कुछ ब्रांच है, ऑफिस है इन एनी टेरिटरी, तो उसे एस्टेब्लिशमेंट इन दैट टेरिटरी माना जाएगा। खैर इस बात की कोई ज्यादा रिलेवेंस नहीं है। अब एक स्पेशल बात समझते हैं, सेक्शन 9 ऑफ आईजीएसटी एक्ट, बहुत ध्यान से समझना। अगर सप्लाई हो रही है टेरिटोरियल वाटर में, हमने इंडिया की डेफिनेशन पढ़ी थी चैप्टर 3 में, चार्ज ऑफ जीएसटी चैप्टर में हमने इंडिया की डेफिनेशन पढ़ी थी, और उसमें हमने बात की थी कि इंडिया को एक्सटेंडेड मीनिंग दे रखा है। तो इंडिया के अंदर इंडिया का टेरिटोरियल वाटर भी आता है, जो जमीनी हिस्से से, बेस लाइन से 12 न्यूटिकल माइल्स तक होता है। ठीक है, तो अगर टेरिटोरियल वाटर के अंदर कोई सप्लाई दी गई है, चाहे गुड्स की चाहे सर्विस की, उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन होगा। देखिए इस बात को, लैंग्वेज कॉम्प्लिकेटेड है, हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। देखिए यह है एग्जांपल आपका। फॉर एग्जांपल आपका सप्लायर का लोकेशन है, सप्लायर का लोकेशन है महाराष्ट्र में, सप्लायर का लोकेशन, सप्लायर महाराष्ट्र का है, ठीक है, और वो सप्लाई दे रहा है टेरिटोरियल वाटर में, और टेरिटोरियल वाटर में पता है कि 12 न्यूटिकल माइल तक होता है। ठीक है, तो वो सप्लाई दे रहा है टेरिटोरियल वाटर में। अब प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करना है। अरे वो सप्लाई दे रहा है टेरिटोरियल वाटर में, प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन करें, तो हम क्या देखेंगे, लोकेशन ऑफ सप्लायर कहां का है, सप्लायर कहां का है, महाराष्ट्र का है। अगर नियरेस्ट पॉइंट ऑफ पीओएस महाराष्ट्र है, पीओएस का नियरेस्ट पॉइंट मतलब ये वाला पोर्शन अगर महाराष्ट्र के नजदीक है, तो एलओएस महाराष्ट्र का और पीओएस भी महाराष्ट्र का। उस सिचुएशन में अगर पीओएस का नियरेस्ट पॉइंट महाराष्ट्र है, तो और लोकेशन ऑफ सप्लायर भी महाराष्ट्र का है, तो उस केस में ये आपका बन जाएगा इंट्रा स्टेट सप्लाई का ट्रांजेक्शन। लेकिन लोकेशन तो, सप्लायर का लोकेशन तो महाराष्ट्र है, लेकिन इस पीओएस का नियरेस्ट पॉइंट गोवा है, तो उस सिचुएशन में ये इंटर स्टेट सप्लाई मानी जाएगी फ्रॉम महाराष्ट्र टू गोवा। ठीक है, तो अगर पीओएस, अगर सप्लाई दी जा रही है टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया में, तो पीओएस इस तरीके से डिटरमाइन होता है। हम पीओएस का नियरेस्ट पॉइंट देखते हैं। ठीक है, लोकेशन ऑफ सप्लायर और पीओएस का नियरेस्ट पॉइंट अगर सेम स्टेट में, जैसे यहां महाराष्ट्र में, तो सप्लाई का नेचर हो जाएगा इंट्रा स्टेट और नहीं तो इंटर स्टेट। ठीक है, चलिए अब कुछ के सर्कुलर समझते हैं जो सीबीआईसी ने इशू किए हैं। एडवर्टाइजिंग सेक्टर के कनेक्शन में अगर एडवर्टाइजिंग सर्विस दी जा रही है, तो हम इस बात को इस तरीके से समझते हैं। देखो एडवर्टाइजिंग दी जा रही है, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे घर के पीछे जो मकान है वो मेन रोड पर है, तो वो मकान वाला जो ये मकान है, ठीक है, ये मकान का एरिया है, लेकिन सिर्फ इतने ही पोर्शन में कंस्ट्रक्शन हो रखा है, इतने ही पोर्शन में कंस्ट्रक्शन हो रखा है। ठीक है, यहाँ पर ये रहा पार्किंग का स्पेस छोड़ रखा है, यहाँ पर उनकी कार खड़ी होती है, यहाँ पर कुछ गार्डन वगैरह लगाया हुआ है। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखा कि मेरा घर प्राइम लोकेशन पर है, तो मेरे इस पड़ोसी ने क्या काम किया, यहां पर एक कंपनी को अपना होर्डिंग लगाना अलाउ कर दिया। कंपनी ने ये यहाँ पर जो लोन वाला एरिया इनका, जो जहां पर गार्डन है, वहां पर होर्डिंग का स्टैंड फिट किया और यहां पर इन्होंने होर्डिंग लगा दिया। ये होर्डिंग इस रोड से जो भी गुजरते हैं, जो भी पब्लिक गुजरती है, उनको दिखता है। ठीक है, तो इस तरीके से लैंड ओनर खुद ही डायरेक्ट कंपनी को सर्विस दे रहा है, बीच में कोई मीडिएटर नहीं है। तो एडवर्टाइजिंग सर्विस दी जा रही है, तो यहां पर इसे क्या माना जाए, यहां पे सेक्शन 12(14) तो लगेगा नहीं, क्योंकि एडवर्टाइजिंग सर्विस गवर्नमेंट को तो दी नहीं जा रही है। 12(1) भी नहीं लगेगा। आपके दिमाग में जरूर आया होगा 12(1) लग जाएगा, ठीक है, लेकिन वो भी नहीं लगेगा, कारण इसे इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड सर्विसेज माना जाएगा। कैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड सर्विस क्यों माना जाएगा, क्योंकि यहां पर उसको ये होर्डिंग लगाने का स्पेस प्रोवाइड किया गया, इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड सर्विस दी गई है, होर्डिंग लगाने के लिए स्पेस प्रोवाइड किया गया है, तो इससे इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड सर्विस माना जाएगा। और इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड सर्विसेज पर तो सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 लगता है, ठीक है, और इस केस में उसका भी क्लॉज ए लगेगा। ठीक है, तो फिर प्लेस ऑफ सप्लाई सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 के हिसाब से डिटरमाइन होगा। लेकिन अगर ये लैंड ओनर
लैंड ओनर राइट टू यूज स्पेस दे किसी वेंडर को। देखिए काफी सारे मार्केट में वेंडर होते हैं जो इस तरीके से प्राइम लोकेशन पर स्पेस खरीद लेते हैं, ठीक है। वेंडर डायरेक्टली लैंड ओनर को अप्रोच करते हैं कि किसका एड लगेगा वो बाद में होगा, ये स्पेस हमें दे दो, ठीक है। तो उस सिचुएशन में ये लैंड ओनर उनको राइट टू यूज स्पेस दे रहा है, इससे इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड सर्विस माना जाएगा और इसका प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन होगा एज पर सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 क्लॉज ए। रीजन ये इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड सर्विस है। लेकिन बाद में वो वेंडर किसी मान लीजिए प्राइवेट कंपनी का एड वहां पर लगा रहा है, इस वेंडर ने अप्रोच किया एक प्राइवेट कंपनी को कि इस जगह पर आपका एड लगा देते हैं, तो ये वेंडर तो इस प्राइवेट कंपनी को एडवर्टाइजिंग सर्विस दे रहा है। एडवर्टाइजिंग सर्विस पर यस सेक्शन 12 लग जाएगा। सेक्शन 12 का सबसेक्शन 1 अगर B2B सप्लाई है तो, और अगर B2C सप्लाई है तो उस केस में सेक्शन 12 का सबसेक्शन 2 लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट ने ये सर्कुलर इशू किया है। तो दो केसेस हमने यहां पर डिस्कस किए। पहला केस, अगर लैंड ओनर डायरेक्टली अपनी जमीन एडवर्टाइजिंग के लिए यूज करने के लिए दे रहा है तो फिर ये इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड सर्विस हुई, सेक्शन 12(3)(a) लगेगा। लेकिन अगर इस तरीके से लैंड ओनर ने पहले किसी वेंडर को राइट टू यूज स्पेस बेचा है तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड सर्विस हुई है, तो सेक्शन 12(3)(a) लगेगा। लेकिन फिर आगे वेंडर उस प्राइवेट कंपनी को एडवर्टाइजिंग सर्विस दे रहा है तो फिर वहां पर सेक्शन 12 का सबसेक्शन 1 या सबसेक्शन 2 लगेगा, ठीक है। चलिए अब एक बात और लास्ट में छोटी सी समझ लेते हैं, एक और सर्कुलर समझते हैं। कई बार गुड्स की सप्लाई हो रही है ईसीओ के थ्रू गुड्स की सप्लाई हो रही है और रेसिपिएंट है वो अनरजिस्टर्ड है। फॉर एग्जाम्पल आप अनरजिस्टर्ड हो, आपने ऑर्डर किया अमेजॉन पर जो कि ईसीओ है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। आपने मोबाइल फोन के लिए ऑर्डर प्लेस किया और उसमें आपने ऑर्डर किया, आप राजस्थान के हो, इसको एक एग्जांपल से समझते। देखो प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करना है गुड्स के लिए, ठीक है। रेसिपिएंट जो है अनरजिस्टर्ड है और ईसीओ जैसे अमेजॉन के थ्रू सप्लाई ली जा रही है और रेसिपिएंट जो अनरजिस्टर्ड है। अब एग्जाम्पल सुनिए। फॉर एग्जाम्पल आप अपनी गर्लफ्रेंड को मोबाइल दिलवाना चाहते हैं और आपने अमेजॉन पर ऑर्डर प्लेस किया। आप राजस्थान के हैं और आपकी गर्लफ्रेंड मध्य प्रदेश की है, ठीक है। तो डिलीवरी एड्रेस आपने लिखवाया मध्य प्रदेश का, लेकिन बिल तो आपके पास ही आएगा राजस्थान वाले एड्रेस पर, तो बिलिंग एड्रेस अलग हो गया इस केस में और डिलीवरी एड्रेस अलग हो गया। इन केसेस में जहां पर गुड्स की सप्लाई ईसीओ के थ्रू दी गई है और रेसिपिएंट है अनरजिस्टर्ड, तो उन मामलों में आपका प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन होगा, तो गवर्नमेंट ने यहां पर क्लैरिफिकेशन इशू किया कि यहां पर आपके लगेगा 10(1)(CA, इसे ओवर द काउंटर सेल टू अनरजिस्टर्ड कस्टमर माना जाएगा। 12(1)(CA लगेगा और इस केस में डिलीवरी एड्रेस माना जाएगा आपका POS, ठीक है। तो मतलब इस केस में मध्य प्रदेश को माना जाएगा आपका प्लेस ऑफ सप्लाई। अब अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड होता तो क्या फर्क पड़ता, ये भी डिस्कस कर लेते हैं। रेसिपिएंट अगर रजिस्टर्ड होता और उस केस में गुड्स की सप्लाई हो रही है और ईसीओ के थ्रू हो रही है, तो उस केस में 10(1)(A) लगता, जहां पर उस गुड्स का मूवमेंट टर्मिनेट होता है रेसिपिएंट को डिलीवरी देने के पर्पज से, जहां पर उस गुड्स का मूवमेंट टर्मिनेट होता है उसको माना जाता है प्लेस ऑफ सप्लाई। तो अभी एग्जाम्पल दिया कि आपके गर्लफ्रेंड के यहां पर उस गुड्स का मूवमेंट टर्मिनेट हुआ, मतलब मध्य प्रदेश, तो वही माना जाएगा आपका प्लेस ऑफ सप्लाई। इसका मतलब इफेक्टिवली हम देखें तो इस केस में मध्य प्रदेश ही माना गया आपका प्लेस ऑफ सप्लाई और इस केस में भी मूवमेंट मध्य प्रदेश में टर्मिनेट हुआ तो मध्य प्रदेश ही माना जाएगा आपका प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है। तो आज हमने ये कंप्लीट किया प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर का रिवीजन।